हेलो एवरीवन, मैं ममतेश गुप्ता। आज हम देखेंगे ज्योग्राफी एनसीईआरटी की मैराथन और 6 क्लास की ज्योग्राफी के एमसीक्यू की मैराथन का हमने एक पार्ट पहले कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने 1, 2, 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे। आज इसमें हम 4, 5, 6 चैप्टर कंप्लीट करेंगे और आज ही ये मैराथन पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाएगी। अगर आपको इस पूरी मैराथन की पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे 8279 और 818, ठीक है, इस पर आप मुझे व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं, ये वाले, ठीक है। और इस नोट्स या इस पीडीएफ की जो चार्जेस रहेगी ओनली ओनली 20 रुपीज़ रहेगी। ये बहुत ज़्यादा नहीं है आपके लिए। एक आइसक्रीम खाएंगे तो भी 20 रुपीज़ ही होते हैं आपके, तो आप इनको ले सकते हैं। और आज हम देख रहे हैं चैप्टर 3 और 4। और उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर अभी तक आपने मैंने ज्योग्राफी से पहले हिस्ट्री की भी करा चुकी हूँ मैराथन। अगर अभी तक आपने हिस्ट्री की भी मैराथन नहीं देखी है तो भी आप उसको भी देख सकते हैं। और उसके लिए आपको क्या करना है, मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट की लिंक डाल रखी है, एनसीईआरटी एमसीक्यू प्लेलिस्ट करके कुछ है उसका नाम। तो उसकी प्लेलिस्ट की लिंक डाल रखी है, आप उस लिंक पर क्लिक कर इससे पहले जो मैंने हिस्ट्री की मैराथन कराई है 6 क्लास हिस्ट्री की, उसको भी देख सकते हैं और इसके फर्स्ट पार्ट को भी देख सकते हैं। साथ ही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं ये जो सीरीज है ये ऐसे ही चलेगी 10th क्लास तक। आपको उसमें सारी की सारी एमसीक्यू मिलेंगे, सारी की सारी बुक के इस तरह से ही मैराथन में। तो अभी तक आपने ये सभी नहीं देखे हैं या आगे भी आप, मैं जितने भी अपलोड करने वाली हूँ मैराथन, वो सब भी आपको देखनी है और उन सबके पीडीएफ भी चाहिए। तो आप सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो, ठीक है। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मैंने आपको नंबर बता ही दिया है, आप उस नंबर पर मुझे क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। नंबर एक बारी फिर मैं आपको बताना चाहती हूँ। नंबर है मेरा 828877 और 89818, ठीक है। ये मेरा क्या है, व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप मुझे व्हाट्सएप करके हेलो मैसेज लिखकर भेज सकते हैं और वहां से मैं आपको क्यूआर कोड के जरिए आप पेमेंट भी कर सकते हैं। 20 रुपीज़ है एक बुक का पेमेंट, ठीक है। एक बुक का, पूरी एक बुक का पेमेंट कितना है, ओनली 20 रुपीज़, ठीक है। तो आपको जितनी भी बुक की पीडीएफ चाहिए, एमसीक्यू चाहिए, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप विस्तार से 6 से 10 तक की एनसीईआरटी की कोई भी बुक पढ़ना चाहते हैं तो ये साइड में जितनी भी प्लेलिस्ट लगी हुई है बिल्कुल फ्री है, इन सबको आप देख सकते हो। और ये सभी आपको कहाँ मिलेंगी, आपको सबसे पहले मेरा यूट्यूब चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना है। फिर आपको सब्सक्राइब करने के बाद आपको व्यू द चैनल पर क्लिक करना है, ठीक है। पहले मेरे चैनल के आइकन पर क्लिक करना, फिर व्यू द चैनल पर क्लिक करना और फिर प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इन सभी प्लेलिस्टों को देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4। चैप्टर का नाम है मानचित्र, ठीक है। मानचित्र या मैप एक ही बात है, ठीक है। हिंदी में हम इसको क्या बोलते हैं, मानचित्र, और इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, मैप। तो इसका देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है, भौतिक मानचित्र में कौन सी आकृतियां दर्शाई जाती हैं। भौतिक मानचित्र किस तरह का मानचित्र होता है और किस तरह की उसमें आकृतियां दिखाई देती हैं। पहल ए है, पर्वत और पठार दिखाई देते हैं। बी है, नदी और महासागर दिखाई देते हैं। सी है, मैदान दिखाई देता है। डी है, ये सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, ये सभी। अभी मैं आपको इसका चित्र भी दिखा देती हूँ ताकि आप कभी भी ना भूलें, एग्जाम में पूछा जाएगा। देखो ये जो मानचित्र है ना, ये जो इन्होंने दे रखा है एनसीईआरटी का मानचित्र, आप देख पा रहे होंगे इसको अच्छे से। ये जो मानचित्र है ये है आपका भूगोलिक मानचित्र या इसको हम बोल सकते हैं भौतिक मानचित्र। देखो आप इसमें देख रहे हैं कि ये जो ब्राउन कलर की लाइन सी है ना, ये क्या है, ये पर्वतीय श्रृंखलाएं हैं, ठीक है। नदियों के लिए इन्होंने ब्लू कलर की लाइंस दिखा रखी हैं, ठीक है, कि ये नदी है, ठीक है। और ये जो ग्रीन ग्रीन सा इन्होंने दिखाने की कोशिश करी है, ये इसमें इतना क्लियर नहीं है, कई सारे और भी इन्होंने दे रखे हैं। उसमें ग्रीन कलर का मतलब होता है कि यहाँ पर उपजाऊ मिट्टी है और वो कहाँ होगी, वो नदियों के आसपास रहेगी, ठीक है। पठार के लिए अलग कलर और मैदान के लिए अलग कलर। देखो इसमें दिखा रखा है मैदानी इलाका। मैदानी इलाका कैसा है, पूरा की पूरा ग्रीन कलर का है। पठार इन्होंने पीले कलर का दिखा रखा है और पर्वत के लिए ये है। ये सारे इस तरह के जो मानचित्र होते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, उस मानचित्र को बोलेंगे हम भौतिक मानचित्र। साथ ही मैं आपको भी बताना चाहती हूँ कि पॉलिटिकल जो मानचित्र होते हैं वो इस तरह के होते हैं। इस तरह के मानचित्रों में क्या होता है, जो पॉलिटिकल मानचित्र होते हैं या पॉलिटिकल जो मैप होते हैं, ठीक है, राजनीति मानचित्र या पॉलिटिकल मैप एक ही चीज है। देखो इनमें अलग अलग वो स्टेट दिखाए जाते हैं, ठीक है। ये जो सीमा है ना, ये स्टेट की जो सीमा है, इस तरह की जो सीमा है। अगर हम देश की बात करें तो हमारे देश के राजनीतिक मैप में क्या दिखाया जाएगा, हमारे देश के राजनीतिक मैप में दिखाया जाएगा सारे के सारे स्टेट,
ठीक है। अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड मैप में क्या दिखाया जाएगा, सारी की सारी देशों की बाउंड्री दिखाई जाएगी। तो अगर सारे के सारे देशों की बाउंड्री दिखाई जा रही है तो उसका मतलब क्या हो गया, वो कौन सा मानचित्र है, वो आपका है राजनीति मानचित्र या पॉलिटिकल मैप। ठीक है। और थीमेटिक मैप जो होता है वो किस तरह का मैप होता है, 3 टाइप के मैप होते हैं। एक होता है आपका थीमेटिक मानचित्र। थीमेटिक मानचित्र का उदाहरण आपकी बुक में नहीं है। हाँ, थीमेटिक मानचित्र का उदाहरण आपकी बुक में नहीं है, लेकिन मैं बता देती हूँ उसमें बेसिकली क्या होता है, किसी भी एक पर्टिकुलर चीज को दिखाया जाता है। जैसे थीमेटिक मानचित्र अगर रोड का है, सड़क का है, तो वो केवल सड़क ही दिखाई जाएंगी, पूरे देश की सड़क दिखाई जाएंगी। ठीक है। अगर वो बंदरगाहों का है तो केवल उस पूरे मानचित्र पर बंदरगाहों को ही चिन्हित किया जाएगा। ठीक है। क्या बोलते हैं, हवाई अड्डे का है, ठीक है, एयरपोर्ट का है थीमेटिक मानचित्र, तो केवल उस पर क्या दिखाए जाएंगे, एरोप्लेन ही दिखाई जाएंगे। मतलब जिस चीज का मानचित्र है थीमेटिक मानचित्र, उस पर वही चीज दिखाई जाएगी, यानी कि एक ही चीज उस पर हाईलाइट की जाती है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति राजनीतिक मानचित्र में नहीं होती। अब देखो, राजनीतिक मानचित्र में क्या नहीं होता, ए है सड़क नहीं होती, बी है शहर नहीं होता, सी है गांव नहीं होता, डी है राज्य नहीं होते। तो देखो, जो राजनीतिक मानचित्र है उनमें क्या नहीं होती, उनमें सड़कें नहीं दिखाई जाएंगी कभी भी। सड़कें किस कौन से मानचित्र में दिखाई जाएंगी, थीमेटिक मानचित्र में। ठीक है। सड़कें किस मानचित्र में दिखाई जाएंगी, थीमेटिक मानचित्र में दिखाई जाएंगी, सड़कें इसमें नहीं दिखाई जाएंगी। मैंने आपको बता दिया, कोई भी एक स्पेशल चीज, चाहे सड़कें हैं, चाहे बारिश है ना, सॉरी, चाहे सड़कें हैं, चाहे एयरपोर्ट्स हैं, या फिर वो है बंदरगाह हैं, तो या फिर उद्योग धंधे हैं, कोई भी एक स्पेशल चीज, या फिर हम बात करें किसी भी खनिज की कि कौन सा खनिज कहाँ मिलता है पूरे देश में, है ना, तो या कोयले की खानों की हम बात करें, तो जो थीमेटिक मानचित्र होता है तो उसमें किसी एक स्पेशल चीज को दिखाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से कौन सा थीमेटिक मानचित्र की आकृति को दर्शाता है। थीमेटिक मानचित्र में क्या क्या दिखाया जा सकता है, ए है सड़क दिखाई जा सकती है, बी है वर्षा, और सी है वन, और डी है ये सभी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, डी, ये सभी हम थीमेटिक मानचित्र में दिखा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से कौन सा मानचित्र का घटक नहीं है, यानी कि मानचित्र के लिए कौन सी चीज की आवश्यकता नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन है ए दूरी, बी है पैमाना, सी है प्रतीक, डी है दिशा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, पैमाना। पैमाना इसका सही आंसर होगा कि ये क्या है, ये मानचित्र का घटक नहीं है। क्यों नहीं है ये मानचित्र का घटक, क्योंकि इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती हमें। जबकि कोई भी मानचित्र होता है उसमें दूरी की जरूरत होती है, प्रतीक की और दिशा की। प्रतीक कौन से होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि नदी को दिखाने के लिए क्या दिखाया गया है, उन्होंने नीले कलर की लाइनिंग बनाई है। जैसे पहाड़ों को दिखाने के लिए ब्राउन कलर का यूज किया गया है, तो ये क्या है, ये प्रतीक है। जैसे मंदिर को दिखाने के लिए ऐसे एक चोटी सी दिखाई जाती है, उस पर एक छोटा सा झंडा लगा हुआ होता है केसरिया रंग का, तो इस तरह से दिखाया जाता है। और बंदरगाह के लिए छोटे छोटे पानी के जहाज या कुछ और चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह के जो चिन्ह होते हैं इनको क्या बोलते हैं, प्रतीक। ठीक है, इनको प्रतीक बोलते हैं उसमें मैप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, मानचित्र पर दो समांतर रेखाएं क्या दर्शाती हैं। इस तरह की अगर दो समांतर रेखाएं हैं तो वो किस चीज को दर्शा रही हैं। ए है नदी, देखो नदी को नहीं दर्शाती, नदी के लिए एक ही लाइन का प्रयोग किया जाता है। बी है पुल, सी है सड़क, और डी है नहर। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा सी, सड़क को इसमें दर्शाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, दिक सूचक। दिक सूचक यानी कंपास। ठीक है, दिक सूचक का मतलब क्या होता है, कंपास कौन सी दिशा को प्रदर्शित करती है। दिक सूचक में हमेशा जो दिक सूचक की जो सुई होती है, मान लो ये, एक मिनट में आपको दिखाती हूँ कंपास क्या होता है। ठीक है, ऐसे आपको मैं बोलूंगी ना तो इतना समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं अगर आपको दिखाऊंगी तो आपको अच्छे समझ में आएगा। देखो ये क्वेश्चन यहाँ से आया है, ये एनसीईआरटी का ही चित्र है। देखो इस तरह का कंपास होता है, ये हमेशा क्या दिखाता है, ये उत्तर और दक्षिण की दिशा दिखाता है। जैसे आप कहीं भी भटक गए हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप कौन सी दिशा में चल रहे हैं। वैसे जनरली इसका प्रयोग पहले जंगल वगैरह में जाने के लिए किया जाता था, रास्ता भटक गए उसके लिए अभी तो गूगल मैप है, उससे पता कर सकते हैं कि हम कहाँ हैं, किस दिशा में और हमें कहाँ जाना है। पहले गूगल मैप वगैरह की सुविधा नहीं थी, तो कंपास के जरिए ये पता लगाया जाता था कि हम कौन सी दिशा में चल रहे हैं। जैसे इसकी जो सुई है कंपास की, ये हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा को ही दिखाती है। जैसे मैं यहाँ हूँ और मैंने अपने हाथ पर कंपास रखी, ठीक है, ये गोल गोल सी एक ऐसे लगती है घड़ी जैसी, ठीक है, देखने में, तो मैंने कंपास रखी अपने हाथ पर। अब पूरब इधर है तो इधर दिखाएगी, वो ऐसे दिखाएगी दोनों सुइयों को। अगर इधर की तरफ है तो इधर की तरफ दिखाएगी। ये हमेशा पूरब, सॉरी, ये हमेशा उत्तर और दक्षिण को ही दिखाती है। मैंने गलती से पूरब बोल दिया, ये हमेशा किसको दिखाती है, ये हमेशा उत्तर और दक्षिण को भी ही दिखाती है। अब आप जिस कमरे में बैठे हैं उसमें उत्तर की दिशा इधर भी हो सकती है
उत्तर और दक्षिण इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, जिधर भी होगा ये कंपास आपको उधर ही बताएगी। तो आप बाकी की दिशाओं का हिसाब अपने आप लगा लेते हैं कि जैसे जैसे हम इस कमरे में बैठे हैं और हमने कंपास यहाँ पर लगाई और हम देखना चाह रहे हैं कि हम किस दिशा में हैं, तो ये हमें बताएगी कि उत्तर ऊपर है, दक्षिण नीचे की तरफ है, यानी कि उत्तर आगे की तरफ है, दक्षिण पीछे की तरफ है। अगर हमें पूर्व में जाना है तो हमें पता चल जाएगी कि हमें इधर साइड जाना है, ठीक है। अगर हमें पश्चिम में जाना है तो हमें पता चल जाएगा इस साइड जाना है। तो कंपास का प्रयोग या दिक् सूचक का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, या दिशाओं के लिए करते हैं। देखो इसमें एक और चित्र दे रखा है इन्होंने, ये चित्र किस चीज का है, ये चित्र है आपका दिशाओं का, ठीक है। इसमें क्या दे रखा है, दिशाओं का पूरा ज्ञान दे रखा है। देखो दिशा कितनी होती है, देखो जब भी आप पेपर सॉल्व करोगे ना, जिस साल मैंने करा था सीटेट उसमें पूछा गया था इस तरह का, उन्होंने कुछ दे रखा था और ये सब नहीं लिख रखे थे, ठीक है, ये सब नहीं लिख रखे थे। तो उन्होंने पूछा था कि उत्तर दिशा कौन सी है बताइए आप, ठीक है। ए है, इनका नाम लिख रखा था ABCDEF और जी, इन्होंने पूछा था कि उत्तर दिशा कौन सी है, ए है, बी है, सी है, कौन सी है, ऐसे करके पूछा था। तो आप हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपके हाथ में कोई भी पेपर है, ऐसे आप बैठे हैं कोई भी पेपर है आपके हाथ में, हमेशा ऊपर की तरफ जब आप लाइन खींचेंगे ऐसे, ठीक है, किसी भी पेपर पे अगर आप ऐसे लाइन खींचेंगे तो उसका ये वाला हिस्सा क्या होगा, उत्तर, ये वाला क्या होगा, दक्षिण, और इधर वाला क्या होगा, पूर्व। यानी कि आपके सीधे हाथ की तरफ क्या होता है, हमेशा पूर्व, और आपके उल्टे हाथ की तरफ क्या होता है, हमेशा पश्चिम होता है। ये आप ध्यान रखना, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। एक दो बार सीटेट में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। कैसे, जैसे आप भारत का नक्शा अपनी किताब में देख रहे हैं, तो आप देख रहे हैं ना उत्तर में क्या दिखाई देता है, जम्मू कश्मीर, वो फिक्स है कि जब भी हम अपने सामने कोई भी चीज ऐसे लेके बैठे हैं जिसमें हमें देखना है कि दिशाओं के बारे में देखना है कि कौन सी दिशा में है, तो हमेशा ध्यान रखना कि आंखों के सामने, या हम बोल सकते हैं सिर के बिल्कुल सीध में क्या होगा, उत्तर, ठीक है। नीचे की तरफ क्या होगा, मतलब इधर साइड क्या होगा, दक्षिण, और सीधे हाथ की तरफ पूर्व होगा और उल्टे हाथ की तरफ पश्चिम होगा, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और दिशाएं कितनी होती हैं, दिशाएं होती हैं 10। कैसे होती हैं, इसमें 8 दे रखी हैं, 10 होती हैं। कैसे 8, 8 कैसे हो गई, देखो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ठीक है। अब इसके बीच में जो है वो क्या हो गया, उत्तर और पूर्व, ठीक है। अब देखो उसी तरह से ये वाली दिशाओं का कैसे पता चलेगा, पूर्व और दक्षिण, ठीक है, या फिर दक्षिण पूर्व बोलो या पूर्व दक्षिण बोलो, एक ही बात है, ठीक है। अब देखो ये वाली कौन सी दिशा हो गई, ये हो गई पश्चिम दक्षिण, ठीक है। ये वाली कौन सी दिशा हो गई, उत्तर और पश्चिम, ठीक है। ये तो हो गई 8 दिशाएं। अब दो और रह गई, दो कौन सी, ऊपर और नीचे, ठीक है। 8 तो ये हो गई ये दिशाएं, एक ऊपर और एक नीचे, इसलिए बोलते हैं 10 दिशाएं, ठीक है। दिशा कितनी होती है, 10 होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा, अच्छा दिक् सूचक के बारे में मैंने आंसर बताना भूल गई। आंसर है आपका डी, उत्तर और दक्षिण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, वृक्षों के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र है। कौन से मानचित्र हैं जो वृक्षों के वितरण को दिखाते हैं, यानी कि हमें मानचित्र पर केवल एक ही चीज दिखानी है, क्या दिखाना है, केवल और केवल वृक्ष दिखाने हैं। तो हम कौन से मानचित्र का प्रयोग करेंगे, केवल एक चीज दिखानी है, तो हम भौतिक मानचित्र का प्रयोग करेंगे नहीं। इसमें पहाड़, पर्वत, नदियां सब दिखाई जाती हैं, पठार और मैदान सब दिखाए जाते हैं, तो ये तो नहीं होगा। बी है थीमेटिक मानचित्र, यही होगा सही। राजनीतिक मानचित्र में केवल केवल देश या राज्य दिखाए जाते हैं, शहर भी दिखाए जाते हैं, ठीक है। अगर किसी राज्य का मानचित्र है, राजनीतिक मानचित्र है, तो उस पर जिले भी दिखाए जाएंगे, ठीक है। फिर हो सकता है अगर किसी जिले का मानचित्र है, राजनीतिक मानचित्र, तो उसमें उस जिले के सारी शहर और गांव भी दिखाए जाएंगे। तो ये डिपेंड करता है कि आपसे कितना बड़ी चीज है और कितनी छोटी चीज पूछी गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, मानचित्र में नीले रंग का इस्तेमाल किसे दिखाने के लिए किया जाता है। ए है जलाशयों को दिखाने के लिए किया जाता है, जलाशयों का मतलब होता है जैसे तालाब वगैरह, ठीक है। बी है पर्वत, सी है मैदान, डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ए, जलाशयों को दिखाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, दिक् सूचक का उपयोग किया जाता है, किस चीज के लिए करते हैं, दिक् सूचक या कंपास, जिसका भी मैंने चित्र दिखाया था उसके बारे में ये पूछ रहे हैं। ए है प्रतीकों को दिखाने के लिए, बी है मुख्य दिशाओं का पालन करने के लिए, और सी है दूरी मापने के लिए, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, मुख्य दिशाओं का पता लगाने के लिए क्या किया जाता है, कंपास का प्रयोग किया जाता है या दिक् सूचक का प्रयोग किया जाता है। दिक् सूचक में कौन कौन सी दिशाएं दिखाई जाती हैं, उत्तर और दक्षिण, ठीक है, उत्तर और दक्षिण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, पैमाना आवश्यक है, पैमाना क्यों आवश्यक है, किस चीज के लिए, मानचित्र के लिए आवश्यक है, रेखा चित्र के लिए आवश्यक है, प्रतीकों के लिए आवश्यक है, इनमें से कोई नहीं। तो जब भी हम किसी की दूरी का पता लगाते हैं,
किसी भी स्थान की दूरी का पता लगा रहे हैं, तो फिर एक बहुत छोटा स्केल होता है, उस पर हम नाप कर देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी। ठीक है, वो मैप के लिए ही बनाया जाता है, बहुत छोटा सा होता है ना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ए, मानचित्र के लिए। क्वेश्चन नंबर है 11, मानचित्र में कितने प्रधान दिक् सूचक होते हैं? तो प्रधान दिक् सूचक कितने होते हैं? ए है। अच्छा, आंसर तो यहाँ नीचे ही दिख रहे हैं आपको, चलो फिर भी मैं बता देती हूँ। ए है 2 और बी है 3, सी है 4 और डी है 8। तो देखो प्रधान होते हैं 8, कौन कौन से? उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ठीक है, ये कौन से हो गए प्रधान। और उप कौन से हो गए? उप हो गए ये वाले। ठीक है, उत्तर दक्षिण और उत्तर पश्चिम और पूर्व उत्तर और दक्षिण, सॉरी, पूर्व और दक्षिण, और ये हो गया पश्चिम दक्षिण। ठीक है, आप हमेशा ध्यान रखना जो बीच वाला है ना वो इन दोनों से मिलकर बनता है। ठीक है, इन दोनों से मिलकर क्या बनेगा? ये वाला। ठीक है, अब ये वाला किससे मिलकर मिलेगा? इन दोनों से, इन दोनों से। ये वाला किससे मिलकर बनेगा? इन दोनों से और इन दोनों। ठीक है, इस तरह से ध्यान रखना आप। नेक्स्ट चैप्टर हम देख रहे हैं, चैप्टर नंबर 4। ठीक है, सॉरी 5, 4 तो मानचित्र वाला था। चैप्टर नंबर हम 5 देख रहे हैं। चैप्टर नंबर 5 में पृथ्वी के प्रमुख परिमंडलों के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, पृथ्वी के कौन कौन से प्रमुख परिमंडल हैं और उनके क्या क्या कार्य हैं। ठीक है, या वो किस तरह से है हमारी पृथ्वी पर। ठीक है, उनका आकार, उनका प्रकार, सारी चीजें हम देखेंगे, उनकी विशेषता। पहला है सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? ए है प्रशांत महासागर, बी है अटलांटिक महासागर, सी है हिंद महासागर और डी है आर्कटिक महासागर। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ए, प्रशांत महासागर जो है वो सबसे लंबा महासागर है। ठीक है, या सबसे बड़ा महासागर है। क्वेश्चन नंबर है 2, एस आकार का महासागर कौन सा है? इस तरह के आकार का महासागर कौन सा है? ए है प्रशांत महासागर, देखो ये सबसे बड़ा है, इसकी विशेषता ये है। बी है अटलांटिक महासागर, सी है हिंद महासागर और डी है आर्कटिक महासागर। सही आंसर कौन सा हो जाएगा? बी, अटलांटिक महासागर। एक बार ही मैं आपको महासागरों का चित्र दिखाना चाहती हूँ ताकि आपको अच्छे से भविष्य के लिए याद हो जाए। देखिए, इसमें महासागर दे रखे हैं और ये अगर आपने अच्छे से कर लिया तो अगले जो 30 क्वेश्चन मैं कराऊंगी वो आपको रट जाएंगे। देखो, पहले महासागर की बात करिए इन्होंने, हिंद महासागर की। हिंद महासागर है सबसे बड़ा, आधा एरिया इधर है, आधा एरिया इसका क्या है? इधर है, दो तरफ है। अगर हम ग्लोब में देखते हैं, अगर हम ग्लोब में देखते हैं तो देखो प्रशांत महासागर कहाँ है? ये वाला है, पूरा दिख रहा है आपको प्रशांत महासागर इतना बड़ा। ये जितना भी नीला नीला दिख रहा है ये पूरा क्या है? प्रशांत महासागर। इधर अमेरिका से और इधर रूस से लगा हुआ है प्रशांत महासागर। ठीक है, इधर देखो कितना बड़ा है। और जबकि अगर मैं इस वाले गोलार्ध को आपको दिखाती हूँ तो ये वाला जो सागर है, ठीक है, ये वाला जो सागर है, ये वाला ऐसा आकार का, ये मैं इधर दिखा रही हूँ, तो ये इससे कितना ज्यादा छोटा है। ठीक है, तो पहले नंबर का कौन सा है? प्रशांत महासागर। इसमें कौन सा गर्त पाया जाता है? मैरियाना गर्त पाया जाता है, इसकी ये विशेषता है, आपकी बुक में लिखा हुआ है। दूसरा है अटलांटिक महासागर, ये ऐसा आकार का है, पहली विशेषता ये है। दूसरी विशेषता ये है कि जो इसके तट हैं वो ऐसे हैं। ठीक है, इस तरह के तंतु आकार बोलते हैं इसको। ठीक है, कटे फटे हैं या इनको तंतु आकार बोलते हैं, इस तरह के हैं। इनकी वजह से क्या होता है, यहाँ बहुत आराम से बंदरगाह बनाए जा सकते हैं और ये व्यापार की दृष्टि से सबसे ज्यादा बिजी रहता है। ठीक है, व्यस्त रहता है, व्यापारिक महासागर भी हम इसको बोल सकते हैं। तीसरा महासागर की हम बात करें तो वो है हिंद महासागर। तो हिंद महासागर कौन से आकार का है? त्रिभुजा आकार का है। एकमात्र ऐसा सागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर है। ठीक है, कौन सा देश? भारत। ठीक है, भारत या हिंदुस्तान एक ही बात है, इस देश के नाम पर है, ये इसकी विशेषता है। ठीक है, तीसरा सागर कौन सा है? तीसरे पे आ जाएगा आर्कटिक, सॉरी चौथे पे आ जाएगा कौन सा? आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर कौन से पोल पर है? उत्तरी ध्रुव ध्रुव पर। ठीक है, ठीक है, किस पर? उत्तरी ध्रुव पर। अब उत्तरी ध्रुव है यहाँ पर। अब देखो मैंने आपको बताया कर्क रेखा तक क्या है? उष्ण कटिबंध। ठीक है, पिछले ही पार्ट में आपको मैंने बताया है कि ये देखो, ये जो एरिया है ये कौन सा है? ये है आपका उष्ण कटिबंध, क्योंकि सूर्य की किरणें यहाँ सीधी पड़ रही हैं। ठीक है, दूसरा 66 डिग्री वाला जो एरिया है ये कौन सा है? शीतोष्ण कटिबंध। यहाँ क्या है? यहाँ गर्मी भी ज्यादा नहीं है, सर्दी भी ज्यादा नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें 66 डिग्री से ऊपर की, ठीक है, 90 डिग्री की, तो ये पूरा की पूरा क्या है? बर्फ से जमा हुआ है। ठीक है, कैसा है? ये पूरा की पूरा बर्फ से जमा हुआ है। अब मैंने आपको सारे महासागरों के बारे में बता दिया। अब देखो क्वेश्चन आपको कैसे जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। हाँ देखो, एस आकार का कौन सा है? अटलांटिक महासागर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, त्रिभुज आकार का महासागर कौन सा है? तो है हिंद महासागर। ठीक है, एकमात्र कौन सा सागर है? हिंद महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? ए है प्रशांत महासागर, बी है अटलांटिक महासागर,
सी है हिंद महासागर और डी है आर्कटिक महासागर। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, हिंद महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, विश्व का सबसे गहरा गर्त किस महासागर में है? कौन सा है सबसे गहरा गर्त? मैरियाना ट्रंच बोलते हैं या मैरियाना गर्त बोलते हैं। तो पहला है प्रशांत महासागर, दूसरा है अटलांटिक महासागर, तीसरा है इसमें सी है हिंद महासागर और डी है आर्कटिक महासागर। तो विश्व का सबसे गहरा गर्त किसमें है? ए प्रशांत महासागर में। क्वेश्चन नंबर 6, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वतमाला किस महाद्वीप में स्थित है? तो ए है ऑस्ट्रेलिया में, बी है उत्तरी अमेरिका में, सी है यूरोप में, डी है अफ्रीका में। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, ऑस्ट्रेलिया में है ये पर्वतमाला। क्या नाम है इस पर्वतमाला का? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। जैसे हमारे यहाँ कौन सी पर्वतमाला है? हमारे यहाँ है हिमालय की पर्वतमाला, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर कौन सी है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, है ना। नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर 7, अल्प्स पर्वतमाला किस महाद्वीप में स्थित है? अल्प्स के बारे में इन्होंने पूछा है। ए है ऑस्ट्रेलिया में, बी है उत्तरी अमेरिका में, सी है यूरोप में और डी है अफ्रीका में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? सी, यूरोप में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 8, विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? ए है भूटान में, बी है नेपाल में, सी है भारत में, डी है चीन में। तो माउंट एवरेस्ट जो है वो हमारे भारत में नहीं है, वो कहाँ है? वो है नेपाल में, ठीक है। वो कहाँ है? नेपाल में। क्वेश्चन नंबर है 9, बिछेंद्री पाल भारत की पहली महिला पर्वत आरोही थी जिन्होंने सन डैश में एवरेस्ट पे चढ़ाई करी। एक महिला थी हमारी भारत की, बिछेंद्री पाल, और उन्होंने कब चढ़ाई करी थी? किस पर? माउंट एवरेस्ट पर, वो आपको बताना है। ए है 1985, बी है 1983, सी है 1986 और डी है 1984। तो सही कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा 1984 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा, एक बारी मैं आपको सारी की सारी ये पहाड़ पर्वत और दिखा देती हूँ तो आपको ये भी अच्छे से याद हो जाएंगे। फिर देखो, हर चीज को ना आप देख कर याद किया करो, ऐसे ही नहीं कि हिमालय भारत में है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज इसमें है ऑस्ट्रेलिया में, ऐसे रट्टा नहीं लगाओ, ठीक है। ये जो मैप है ना, ये 6 क्लास की एनसीईआरटी का ही है ना। 6 क्लास की ज्योग्राफी एनसीईआरटी बुक में ही दे रखा है, तो आप इससे याद करो। इससे बेस्ट मैप मुझे आज तक नहीं मिला, ठीक है। एनसीईआरटी ने दे रखा है, उसमें देखो। देखो इसमें दे रखा है ऑस्ट्रेलिया में कौन सी है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में कौन सी है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ठीक है। भारत से लगा हुआ कौन सा है? हिमालय, भारत में भी आता है हिमालय का कुछ भाग। यूराल यूराल पर्वतमाला कहाँ है? यूराल पर्वतमाला है जो एशिया को यूरोप से अलग करता है, ठीक है। ये पर्वतमाला इस तरह से खड़ी हुई है, इसी के चलते ये क्या करती है? एशिया को यूरोप से अलग करती है, ठीक है। अल्प्स पर्वतमाला की हम बात कर रहे थे, वो कहाँ है? वो इधर है, ठीक है। एटलस कहाँ है? एटलस इधर है, कहाँ है? अफ्रीका में। ये आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। एक तो ऑस्ट्रेलिया का बहुत ज्यादा पूछा जाता है और एक इसका यूराल का भी पूछा गया है, ठीक है। सी टेट में ये क्वेश्चन आ चुका है। यूराल पर्वतमाला किसको किससे अलग करता है? तो एशिया को यूरोप से अलग करता है। और इसमें दक्षिण अफ्रीका की बात हम कर रहे हैं। ड्रेन्सबर्ग पर्वतमाला कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं यहाँ पर अल्पसियन। देखो, अल्प्स तो है यूरोप में और अल्पसियन कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में। ध्यान रखना, अल्प्स कहाँ है? अल्प्स कहाँ है? यूरोप में। और अल्पसियन कहाँ है? अमेरिका में, ठीक है, उत्तरी अमेरिका में। और रॉकी पर्वत सबसे ज्यादा जो पूछे जाते हैं क्वेश्चन, वो एक तो यूराल से पूछे जाते हैं, एक ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से पूछे जाते हैं, ट्रेंसबर्ग से पूछे जाते हैं और रॉकी पर्वत से पूछे जाते हैं और एंडीज पर्वतमाला, ठीक है। तो ध्यान रखना है, एंडीज पर्वतमाला कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में है और उत्तरी अमेरिका में क्या है? रॉकी, ठीक है। इसमें कंफ्यूजन रहता है क्योंकि दोनों ही अमेरिका महाद्वीप में है। एक है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, दूसरा है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। तो एंडीज पर्वतमाला दक्षिण में है और रॉकी पर्वतमाला उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। और एक चीज और ध्यान रखनी है, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? रॉकी पर्वत। आपको लगता होगा हमारा हिमालय ही है सबसे बड़ा, ठीक है। तो देखो, हिमालय तो बहुत छोटा है इनके आगे, रॉकी के आगे। मुझे लगा अल्पसियन से भी शायद छोटा है ये हिमालय पर्वतमाला। और अगर हम बात करें दुनिया की सबसे बड़ी पर्वतमाला की, तो वो कौन सी है? एंडीज है, ठीक है। कौन सी है? एंडीज है। अब आप कभी मत भूलना इसको। और देखो, नदियों के बारे में भी पूछा जाता है, तो उसके बारे में भी आप देख लो। अमेजन बेसिन कहाँ है? ये है आपकी दक्षिण अमेरिका में, ठीक है। अमेजन बेसिन या अमेजन के जंगल कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में। कहाँ है? देखो, ये ब्राजील के आसपास है। नील नदी सबसे लंबी नदी है दुनिया की, ठीक है। ये कहाँ है? ये अफ्रीका महाद्वीप है में है और ये कई सारे देशों में बहती है, ठीक है। और गंगा यमुना के बारे में पूछा जाए तो आपको पता ही है, उत्तर भारत में है, ठीक है। और
और ज्यादा कोई नदियां पूछी नहीं जाती इस चैप्टर में, यही पूछा जाता है। जो पूछा जाता है मैं उसको साथ के साथ बताती चल रही हूँ। देखो बताने को बहुत कुछ है, लेकिन एक तो टाइम की कमी है, दूसरा आपके इस बुक से बाहर हो जाती है चीजें। मैं उतना ही बताना चाहती हूँ जितना इस बुक में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, यूराल पर्वतमाला किस महाद्वीप में स्थित है? ए है एशिया में, बी है यूरोप में, सी है अफ्रीका में, और डी है एशिया और यूरोप सीमा पर। तो कौन सा सही है? डी, एशिया और यूरोप सीमा पर है यूराल पर्वतमाला। क्वेश्चन नंबर है 11, विश्व की सबसे लंबी नील नदी जो सहारा रेगिस्तान या मरुस्थल से बहती है कहाँ है? ए है पूर्वी अफ्रीका में है, पूर्वी अफ्रीका में थी, या फिर अभी मैंने दिखाई थी ना आपको, बी है पश्चिम अफ्रीका में है, सी है दक्षिणी अफ्रीका में है, और डी है उत्तरी अफ्रीका में है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, पूर्वी अफ्रीका में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, भूमध्य सागर किस महाद्वीप से घिरा हुआ है? तो भूमध्य सागर कौन कौन से महाद्वीप से घिरा हुआ है? वो घिरा हुआ है एक तो एशिया से, दूसरे नंबर पे अफ्रीका से, तीसरे नंबर पे यूरोप में। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, अमेजन बेसिन किस महाद्वीप में स्थित है? ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था किस महाद्वीप में है। ए है उत्तरी अमेरिका, बी है दक्षिणी अमेरिका, सी है यूरोप, और डी है ये सभी। तो अमेजन बेसिन किस में था? दक्षिण अमेरिका में था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, एंडीज पर्वतमाला कहाँ स्थित है? ए है उत्तरी अमेरिका में, बी है दक्षिणी अमेरिका में, सी है यूरोप में, और डी है ये सभी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? एंडीज पर्वतमाला कहाँ थी? एंडीज पर्वतमाला थी दक्षिण अमेरिका में। ठीक है, और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जानने से पहले मैं आपको भूमध्य सागर के बारे में दिखाना चाहती हूँ एक बार। ठीक है, क्योंकि मैंने भूमध्य सागर नहीं दिखाया तो आपको याद नहीं रहेगा, बहुत बार पूछा जाता है। देखो ये 2-3 सागर हैं जिनके बारे में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। देखो एक तो पूछा जाता है भूमध्य सागर के बारे में। ये भूमध्य सागर है, कौन कौन से महाद्वीप से घिरा है? उत्तर में यूरोप, ठीक है, पूर्व में एशिया, ठीक है, और दक्षिण में क्या है इसके भूमध्य सागर के? अफ्रीका। ठीक है, और ये जो है ना, ये छोटा सा जो सागर दिख रहा है आपको, ये है, इसको बोलते हैं लाल सागर। क्या बोलते हैं? लाल सागर बोलते हैं, ये आप ध्यान रखना, इसको क्या बोलते हैं? लाल सागर। और देखो अंग्रेजों ने भारत के साथ व्यापार करने के लिए क्या किया, ये जो भूभाग है दिख रहा है ना आपको, इसको थोड़ा सा तोड़ लिया, एक नहर बना दी, यहाँ से यहाँ तक इसको काट दिया। क्यों काटा? ताकि यूरोप के जहाज भूमध्य सागर होते हुए, लाल सागर होते हुए भारत पहुंच जाए। तो ये रास्ता कैसा है? बहुत आसान। जबकि पहले कैसे होता था व्यापार? ऐसे होता था, पूरे अफ्रीका महाद्वीप को पार करके आना पड़ता था भारत। तो इसमें 6 गुना ज्यादा टाइम लग जाता था। लेकिन इसमें क्या हुआ, यूरोप से सामान लोगे और यहाँ पे आराम से बेच सकते हो। ठीक है, अगर हमें अमेरिका सामान भेजना है तो हम यहाँ से ला देंगे सामान को, यहाँ से पहुंचाएंगे और ऐसे चले जाएंगे। अब इस वाले रूट का प्रयोग बहुत कम होता है, पहले सबसे ज्यादा इसी वाले रूट का प्रयोग होता था। ठीक है, आपको समझ में आ गया ना? नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15, रॉकी पर्वतमाला और अल्पसियन पर्वतमाला कहाँ स्थित है? ये मैंने आपको बताया था कहाँ है, ये आपके उत्तरी अमेरिका में है। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सी रेखा गुजरती है? ए है कर्क रेखा गुजरती है भारतीय उपमहाद्वीप में, और बी है विषुवत रेखा गुजरती है, सी है मकर रेखा गुजरती है, डी है ये सभी। तो पहले तो आप जानिए भारतीय उपमहाद्वीप है कौन सा। ठीक है, मैप काफी पीछे चला गया। देखो भारतीय उपमहाद्वीप में ये एक तो ये म्यांमार आता है, ठीक है, भारत आता है, नेपाल आता है, भूटान आता है, पाकिस्तान आता है और अफगानिस्तान आता है। ये है पूरा की पूरा भारतीय उपमहाद्वीप। और इसको भारतीय उपमहाद्वीप क्यों बोला गया है? क्योंकि ऐसा साक्ष्य मिले हैं कि ये पूरा की पूरा महाद्वीप पहले कहाँ जुड़ा हुआ था? यहाँ। ठीक है, ये जो गोल गोल सा है ना, ये जो हमारा हिमालय है, देखो हिमालय इसमें कम दिखाया गया है, इसमें कम दिखाया है, इतना नहीं है हिमालय, यहाँ तक है, बर्मा तक है, ठीक है, म्यांमार तक है पूरा, यहाँ तक नीचे तक है इसकी श्रृंखला। ठीक है, इसमें कम दिखाया गया है। तो ये पूरा की पूरा आपको कैसा लग रहा है देखने में? ये पूरा की पूरा आपको कैसा लग रहा है? इस तरह का लग रहा है देखने में। तो ये पूरा की पूरा कहाँ से गया है? यहाँ से। ठीक है, ये ऐसे है ना, ये ऐसे है ना, ऐसे। तो ये यहाँ से टूट के गया है, पहले ये यहाँ जुड़ा हुआ था, और ये जो मेडागास्कर है ये यहाँ जुड़ा हुआ था, और ये जो ऑस्ट्रेलिया है ये यहाँ जुड़ा हुआ था। ठीक है, सारे पूरा एक ही था ना पहले, ये सारे महाद्वीप पहले एक ही थे, बाद में ये अलग अलग होने लगे, है ना। तो ये ऑस्ट्रेलिया कहाँ था? ये यहाँ जुड़ा हुआ था, मेडागास्कर यहाँ जुड़ा हुआ था। और जो भारत है, भारत पूरा की पूरा उपमहाद्वीप, ठीक है, ये सारे के सारे हिंदू थे, अफगानिस्तान वाले भी, ठीक है, और पाकिस्तान वाले भी, भारत वाले भी, म्यांमार वाले भी, नेपाल भूटान, ये सब जो संस्कृति है ये हिंदू हिंदू संस्कृति वाले लोग हैं, हिंदू धर्म वाले लोग थे।
अभी अलग बात है कि अलग-अलग देशों में बँट गए और अलग-अलग हो गए। तो ये पहले कहाँ जुड़ा हुआ था? ये ऑस्ट्रेलिया में जुड़ा हुआ था। ऑस्ट्रेलिया यहाँ जुड़ा हुआ था, मेडागास्कर यहाँ जुड़ा हुआ था, ये सारा अलग-अलग हो गया। देखो हाल-फिलहाल में ये खबर आ रही है कि एक प्लेट ऐसे टूट रही है ये, ठीक है? अफ्रीका का एक टुकड़ा टूट रहा है और ये टुकड़ा टूट के ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि टूट के ये कहाँ जाएगा? ये भारत की तरफ जुड़ेगा। अभी जानता कोई नहीं है कि ये जाना कहाँ है। ऐसा भी हो सकता है ये टूट के इधर आ जाए, ठीक है भाई? ऑस्ट्रेलिया का भाग था पहले से ये, है ना? इधर आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो आपको ऐसा लग रहा है कि ये पूरा की पूरा स्थिर है, स्थिर नहीं है, ये अभी भी थोड़ा बहुत स्ट्रेच हो रहा है और पास-पास आ रहा है कभी-कभी। कोई-कोई महाद्वीप पास आ रहे हैं, कोई-कोई महाद्वीप एक-दूसरे से दूर जा रहे हैं। अब जैसे कि ये प्लेट टूट रही है, ठीक है? काफ़ी गहरी खाई यहाँ पर बन गई है और वो जो खाई है वो दिन पे दिन बड़ी होती जा रही है, ठीक है? तो जैसे ये बड़ी होगी तो यहाँ पर क्या होगा? कुछ समय बाद समुद्र आ जाएगा, फिर ये क्या बन जाएगा? ये अलग से द्वीप बन जाएगा, फिर हो सकता है ये इधर आए, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये इधर आएगा, ठीक है? लेकिन वैज्ञानिक बता रहे हैं कि ये भारत की तरफ आएगा, ऐसा उनका अनुमान है। अब क्या होगा पता नहीं, हमारे तो सामने नहीं होगा, ये चीज़ें हज़ारों वर्षों की है, ठीक है? लेकिन इस तरह से ये उदाहरण मैंने इसलिए दिया है, ताकि आपको पता रहे कि भगवान ने कुछ भी फिक्स नहीं बनाया है, सब कुछ मूवमेंट कर रहा है, ठीक है? तो फिर आप ऐसा क्यों सोचते हो कि आपको एक ही तरह का जीवन जीना है हमेशा? सुख और दुःख आपके जीवन में आते रहेंगे, क्योंकि भगवान ने ये पूरा ब्रह्मांड इसी तरह से बनाया है, इसमें कुछ भी स्थिर नहीं है, ना सुख स्थिर है, ना दुःख स्थिर है, ना हम स्थिर हैं, ना हमारा शरीर स्थिर है, ना हमारा चेहरा स्थिर है। हर समय हमारा जो चेहरा है, हर साल आप देखेंगे कुछ-कुछ चेंज आता रहता है। तो जीवन क्या है? परिवर्तन है और अगर आप इसको दिल से एक्सेप्ट कर लेते हो, तो आप जीवन में बहुत आगे बढ़ते हो। अगर आप चाहते हो कि हम अपने कम्फर्ट ज़ोन से बाहर ना निकलें, जो हमने अपना ख़याली ये महल बना रखा है, हम इसमें रहें, तो आपका फिर कुछ नहीं हो सकता, ठीक है? तो ये जीवन कैसा है? ये परिवर्तनशील है जीवन, ठीक है? उसमें हमेशा परिवर्तन होता रहेगा और इस चीज़ को हमें स्वीकारना चाहिए, क्योंकि भगवान ने ऐसी ही बनाई है दुनिया, ठीक है? तो हम कहाँ थे? हम थे भारतीय उपमहाद्वीप में। तो भारतीय उपमहाद्वीप से कौन-सी रेखा गुजर रही है? तो भारतीय उपमहाद्वीप से कौन-सी रेखा गुजर रही है? कर्क रेखा, ठीक है? कौन-सी रेखा मैं बता रही हूँ मैं? कर्क रेखा। तो देखो ये हमारा भारतीय उपमहाद्वीप और ये रेखा कौन-सी है? ये है आपकी कर्क रेखा, है ना? तो भारतीय उपमहाद्वीप से कौन-सी रेखा गुजर रही है? कर्क रेखा। मकर रेखा के कौन-कौन से महाद्वीप से गुजर रही है? ऑस्ट्रेलिया से, अफ्रीका से और दक्षिण अमेरिका से, तीनों से, ठीक है? और अगर हम बात करें विषुवत व्रत की, तो ये कहाँ किस-किस से गुजर रहा है? ये गुजर रहा है एशिया से, अफ्रीका से और दक्षिण अमेरिका से, ठीक है? और हम कई बार ऐसा पूछा जाता है, एकमात्र ऐसा महाद्वीप जहाँ पर केवल एक ही रेखा गुजर रही है, तो कौन-कौन से महाद्वीप आएँगे? एक तो आएगा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है? और दूसरा आएगा आपका उत्तरी अमेरिका। इन दोनों से केवल एक ही रेखा गुजरती है, जैसे उत्तरी अमेरिका से कर्क रेखा गुजरती है और ऑस्ट्रेलिया से मकर रेखा। और आप कहें कि एशिया से भी तो एक ही गुजर रही है कर्क रेखा, नहीं, ये सब भी एशिया में आता है, पीला-पीला भाग भी ना, ये सब एशिया में आता है। तो एशिया से 2 रेखाएँ गुजर रही हैं, एक गुजर रही है 0 डिग्री अक्षांश और दूसरी कर्क रेखा 23.5 डिग्री। तो भारतीय उपमहाद्वीप से कौन-सी गुजर रही है? कर्क रेखा। नेक्स्ट है अफ्रीका महाद्वीप द्वीप से होकर गुजरने वाली कौन-सी रेखा है? तो अफ्रीका महाद्वीप से कौन-कौन सी रेखाएँ गुजर रही थी? तीनों गुजर रही थी, कर्क रेखा भी, मकर रेखा भी और आपकी विषुवत रेखा भी, ठीक है? तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 18। कौन-सी रेखा दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया दोनों महाद्वीपों से होकर गुजरती है? कौन-सी रेखा है जो दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से? अब ऑस्ट्रेलिया सबसे नीचे है और दक्षिण अमेरिका भी दक्षिणी गोलार्ध में है। तो कौन-सी है दक्षिणी गोलार्ध में एकमात्र? मकर रेखा, ठीक है? ये ऐसे दिमाग में सेट करना है, वो पूरा की पूरा मैप, उसमें से ही है ये सारे क्वेश्चन, ठीक है? एक भी बाहर नहीं है और ये सब कभी ना कभी किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर है 19, विश्व का बड़ा सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? ए है अफ्रीका महाद्वीप में, बी है एशिया महाद्वीप में, सी है यूरोप महाद्वीप में, डी है ये सभी। तो सही आंसर कौन-सा हो जाएगा? वो हो जाएगा पहला, अफ्रीका महाद्वीप में सहारा रेगिस्तान 11 देशों से घिरा हुआ है। ठीक है? कितने देश? 11 देश। राज्य की बात नहीं कर रही हूँ मैं, देश की बात कर रही हूँ। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। भारत के 2 शोध संस्थान मैत्री और दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? ए है अंटार्कटिका, बी है आर्कटिक और सी है अटलांटिक और डी है ग्रीनलैंड। तो ये कहाँ स्थित है? देखो 2 क्षेत्र हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ठीक है? ये दोनों क्षेत्र कैसे हैं? ये पूरे के पूरे बर्फ से ढके हुए हैं दोनों ही क्षेत्र। ठीक है? तो जो नीचे वाला क्षेत्र है उसको क्या बोल रहे हैं हम? नीचे वाला क्या है? महाद्वीप है। ठीक है? ऊपर वाला क्या है? सागर है, नीचे वाला महाद्वीप है। तो महाद्वीप कौन-सा है? अंटार्कटिक। ठीक है? यहाँ पर भारत ने 2 शोध संस्थान बना रखी हैं, मैत्री और
दक्षिण गंगोत्री। ठीक है, जैसे कोई भी वो करते हैं ना एक्सपेरिमेंट टाइप, तो ऐसी जगह करते हैं जो ठंडे क्षेत्र होते हैं, जहाँ आसपास बर्फ ही बर्फ होती है, ताकि कोई भी एक्सपेरिमेंट अगर फेल हो तो किसी भी तरह की कोई भी विषैली गैस या कुछ भी, मतलब इंसानों को कोई भी हानि ना हो, क्योंकि वो महाद्वीप तो पूरा खाली है, कोई रहता नहीं है। ठीक है, सरकार जिनको भी एक्सपेरिमेंट करने के लिए भेजती है वही जाते हैं वहां पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया यूरोप को अलग करती है? ए है एंडीज, बी है हिमालय, सी है यूराल, डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, यूराल पर्वतमाला। क्वेश्चन नंबर है 22, उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका से कैसे जुड़ा हुआ है? उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका से कैसे जुड़ा हुआ है? ए है स्थल संधि, बी है जल संधि, सी है नहर और डी है नदी। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का? सही आंसर हो जाएगा ए, स्थल संधि। स्थल संधि का मतलब क्या होता है? स्थल संधि का क्या मतलब होता है और जल संधि का क्या मतलब होता है? देखो ये आपका मैप है। जल संधि किसको बोलते हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर एक नहर निकाली, जिस नहर का नाम है स्वेज नहर, तो ये क्या होगी? जल संधि। ठीक है, जैसे उत्तरी अमेरिका, एशिया का ये रूस आपस में मिले हुए हैं, ये किस कौन सी है? बोरिंग जल संधि। ठीक है, उधर की तरफ मान लो या इधर की तरफ, एक ही बात है। ये कौन सी होगी? बोरिंग जल संधि। लेकिन ये जो जुड़ी हुई है दक्षिण अमेरिका उत्तरी अमेरिका, ये छोटे से भूभाग के जरिए मिले हुए हैं। ठीक है, जहां पर रोड या बनाई जा सकती है। ठीक है, कोई भी पैदल चल के भी जा सकता है, वो वाला हिसाब। ठीक है, स्थल संधि यानी कि दो स्थानों को जोड़ने वाली एक पतली सकरी सी क्षेत्र, और जल संधि दो क्षेत्रों को जोड़ने वाली एक नहर या नदी, इस टाइप की कोई चीज। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर 23, वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सबसे अधिक है? ए है नाइट्रोजन, बी है ऑक्सीजन, सी है कार्बन डाइऑक्साइड, डी है हाइड्रोजन। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितने परसेंट है? 78%। ठीक है, दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन है और तीसरे नंबर पे कार्बन डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस चट्टानों का बना हुआ है? ए है वायुमंडल, वायुमंडल तो वायु से बना है। बी है जलमंडल, जलमंडल जल से बना है। ठीक है, सी है स्थल मंडल, तो स्थल मंडल किससे बना है? स्थल मंडल बना है हमारा ठोस चट्टानों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ए है अफ्रीका महाद्वीप है, बी है एशिया महाद्वीप है, सी है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है और डी है यूरोप महाद्वीप है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, अफ्रीका महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, वायुमंडल की ऊंचाई कितने किलोमीटर है? ठीक है, जैसे समुद्र तल से जो वायुमंडल है वो कहाँ तक है ना? आइए देखते हैं इसमें। ए है 800 किलोमीटर, बी है 1600 किलोमीटर और सी है 1400 किलोमीटर, डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या है? 1600 किलोमीटर। ठीक है, ये जो पर्थ है ना, कौन सी? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल, वहीय मंडल, ये सारे जितने भी हैं, 5 जो पड़ते हैं, ये कितने किलोमीटर तक फैली हुई है? 1600 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद हमारे पृथ्वी का जो वायुमंडल है वो नहीं है। उसके बाद क्या शुरू है? उसके बाद अंतरिक्ष शुरू है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 27, वायुमंडल को उसके घटक तापमान तथा अन्य के आधार पर कितनी परतों में बांटा गया है? वही चीज मैंने अभी आपको बताई थी। कितने परतों में बांटा गया है? 5 परतों में। ठीक है, कौन कौन सी परतें वो भी मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर है 28, कथन है ए, पृथ्वी के 4 मुख्य परिमंडल हैं, स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जैव मंडल। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, पृथ्वी के ये चारों मंडल हैं। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। तो इसमें इन्होंने पूछा है, कारण है आर, ये सभी परिमंडल एक दूसरे से पूरी तरह अलग है और इनमें कोई संपर्क नहीं है। देखो ये आर जो है ना वो गलत है। क्यों गलत है आर? क्योंकि ये सब स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल, ये सब किससे? एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, और जहां ये जुड़ते हैं उसको क्या बोलेंगे? जैव मंडल। जैव मंडल कौन सी अवस्था होती है? जैसे हम जहां रह रहे हैं वो जैव मंडल है। कैसे? देखो यहाँ स्थल मंडल भी है, यानी कि हम जमीन पर खड़े हैं। ठीक है, जमीन भी है, स्थल मंडल भी है, जल मंडल यानी कि हम पानी पी रहे हैं, नदी का, तालाब का या समरसेबल का या किसी भी स्रोतों से हम पानी पी रहे हैं। ठीक है, तीसरे नंबर पे आता है वायुमंडल। हम सांस ले रहे हैं ना, तो वायुमंडल के जरिए ही हम सांस ले रहे हैं। अगर वायुमंडल नहीं होगा तो हम सांस नहीं लेंगे। ठीक है, तो ये तीनों कहाँ मिलते हैं? जैव मंडल में। और ये तीनों चारों क्या है? आपस में कनेक्टेड है। तो ये आर क्या हो जाएगा? गलत। ऑप्शन कौन सा सही रहेगा जिसमें ए सही है? आर
गलत है। कौन सा ऑप्शन है? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन है 29। कथन है ए, जल मंडल में केवल महासागर और समुद्र ही सम्मिलित होते हैं। ठीक है, ये सही है। कारण है आर, जल मंडल में नदियां, झील, वर्षा और भूमिगत जल नहीं आते। तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो सही आंसर हो जाएगा, ये दोनों ही गलत हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? मैंने इस आपको कंफ्यूज करने के लिए इसको सही बताया। जल मंडल में क्या क्या होता है? आपको ऐसा लगता होगा कि जल मंडल का मतलब हो गया समुद्र, जितने भी समुद्र हैं वो सारे जल मंडल में आते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। देखो, जल मंडल में हर एक वो चीज आएगी जो जो जल का स्रोत है। ठीक है, जो भी वाटर बॉडीज है वो सब जल मंडल में आती है। कौन कौन सी है वाटर बॉडीज? महासागर है, नदी है, तालाब है। ठीक है, भूमिगत जल, जो भी भूमिगत जल है जिसको हम सबमर्सिबल से निकालते हैं वो है। ठीक है, तालाब है, झरने हैं, ठीक है, नदियां हैं, ये सब मतलब जितने भी स्रोतों से आप पानी ग्रहण करते हो किसी चीज के लिए, नहाने के लिए, पीने के लिए, खाने के लिए, वो सब किस में आता है? वो सब जल मंडल में आता है। तो इन्होंने जो ये केवल जो दिया था, ये गलत दिया था। ठीक है, केवल नहीं देना चाहिए था, अन्यथा ये ठीक हो जाता क्वेश्चन कि जल मंडल में महासागर और समुद्र सम्मिलित होते हैं। हाँ ठीक है, इन्होंने बोला केवल, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, तो आपको क्लियर है ये दोनों क्यों गलत है? ये दोनों इसलिए गलत है क्योंकि इसमें सारी चीज आती है। झरने, और झरने का मतलब होता है वाटरफॉल, और झील का क्या मतलब होता है? प्राकृतिक रूप से बनाया गया तालाब को झील कहते हैं। और मेनली झील कहाँ मिलती है? पर्वतों में ही मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर है 30। कथन है ए, वायुमंडल पृथ्वी को सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाता है। बिल्कुल सही है। कारण है आर, क्यों बचाता है? ओजोन परत वायुमंडल का एक भाग है जो यूवी किरणों को अवशोषित करता है। देखो, वायुमंडल में 5 प्रकार की परतें बताई मैंने। पहली क्षोभमंडल, दूसरी समताप मंडल, तीसरी मध्य मंडल, चौथी बाह्य मंडल और पांचवी बहिर् मंडल। ठीक है, अब देखो ये जो क्षोभमंडल के ऊपर जो है समताप मंडल, सब समताप मंडल में एक लेयर पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं ओजोन। ठीक है, कौन सी परत बोलते हैं? ओजोन की परत। तो ओजोन की परत क्या करती है? जो यूवी किरणें आ रही होती है ना, सूर्य की जो यूवी किरणें आ रही होती हैं पृथ्वी की तरफ, वो उनको छान कर भेजता है ताकि उनका जो ताप है वो कम हो जाए और हम बर्दाश्त कर सकें उस गर्मी को। इसलिए कहते हैं प्रदूषण की वजह से क्या हो रहा है? वो ओजोन गैस खत्म हो रही है। ठीक है, ओजोन गैस क्या होती है? ओजोन गैस होती है, देखो, ऑक्सीजन होती है O1। ठीक है, इसको 3 मिलाकर, O1 को 3 मिलाकर, या ऑक्सीजन की 3 अणु मिलकर क्या बनती है? ओजोन गैस। ठीक है, ऑक्सीजन ओजोन। ठीक है, ओजोन किससे बनती है? ऑक्सीजन से ही बनती है। अगर पृथ्वी पर ऑक्सीजन ही कम हो जाएगी तो ओजोन गैस कैसी हो जाएगी? कमजोर पड़ जाएगी। तो वो जो परत है वो कमजोर हो जाएगी। या कई जगह कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा उत्सर्जित करी जा रही है, ऑक्सीजन कम है, तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा, वहां से जो ऊपर की लेयर है ना वो हटने लगेगी। ठीक है, क्योंकि उसको रोज बन रही है तो ठीक है, अगर ऑक्सीजन कम हो जाएगा किसी भी एरिया में तो वो लेयर नहीं बन पाएगी ठीक से। ठीक है, उसको तो रोज मरम्मत करने के लिए चाहिए ना ऑक्सीजन, तो वहां तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी, तो वो लेयर क्या हो जाएगी? टूट जाएगी, या उसमें छेद हो जाएंगे, या वो पतली हो जाएगी। तो क्या होगा? भीषण गर्मी पड़ने लगेगी, जैसा कि आजकल पड़ रही है। और प्रकृति का एक बहुत सुंदर नियम है, अगर आप उसके साथ छेड़छाड़ बंद कर दें तो 2-3 साल में वो अपने आप को अपने आप ठीक कर लेती है। अगर हम आज से भी सुधर जाएं तो 2-3 साल में ओजोन की जो परत है खूब मोटी हो जाएगी। लेकिन हम क्या, पूरी दुनिया ही ऐसी है। अब ये जो युद्ध चल रहे हैं, परमाणु हथियारों की धमकी दे देते हैं एक दूसरे के को देश। ठीक है, यूक्रेन का रूस का युद्ध चल ही रहा है, इसराइल गाजा पट्टी का युद्ध चल रहा था पीछे अभी। ठीक है, अमेरिका और ईरान का कभी भी हो सकता है, अमेरिका इराक का पहले हो चुका है। तो इन युद्धों में जितने बारूद उड़ाए जा रहे हैं उनसे कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित हो रही है ना, तो कहीं ना कहीं क्या है, प्रकृति को नुकसान पहुंच रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? ये दोनों ही सही हो जाएंगे, ए और आर दोनों सही है, और आर एक ही सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। कथन है ए, स्थल मंडल में केवल मिट्टी और बालू होता है। कारण है आर, पर्वत पर्वत पठार और मैदान स्थल मंडल का हिस्सा नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा सी। ए और आर दोनों गलत है। देखो, स्थल मंडल में केवल मिट्टी और बालू नहीं आते हैं। ठीक है, स्थल मंडल में पर्वत भी आते हैं, पठार भी आता है, मैदान भी आता है, सब आता है। ठीक है, मिट्टी बालू के साथ साथ क्या आता है? पठार भी आता है। पठार को भी हम किस में काउंट करेंगे? स्थल मंडल में ही काउंट करेंगे। और इन्होंने बोला कि पर्वत और पठार और मैदान किसका हिस्सा नहीं है? स्थल मंडल का हिस्सा नहीं है, इसलिए ये दोनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे? गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 32।
क्वेश्चन नंबर है 32। कथन है ए जैव मंडल पृथ्वी का वह भाग है जहां जीवन पाया जाता है। बिल्कुल सही बात है। और कारण है आ जैव मंडल केवल समुद्रों तक सीमित है। नहीं, जैव मंडल यानी कि जीवन, ठीक है, तो वो केवल समुद्रों तक सीमित नहीं है, ठीक है, स्थल पर भी है वो। और अगर बात करी जाए इसकी जलमंडल की, तो जलमंडल के लिए 3 स्थिति होनी चाहिए। कौन कौन सी? जलमंडल होना चाहिए, वायुमंडल होना चाहिए, स्थलमंडल। वहीं पर क्या संभव होता है? जलमंडल। ठीक है, तो ऐसा नहीं है समुद्रों तक है सीमित है, स्थल में भी है। तो आइए नेक्स्ट चैप्टर हम देखते हैं। चैप्टर नंबर है 5, सॉरी चैप्टर नंबर है 6, 5 तो निकल गया, पता नहीं कैसे बाद वाला याद रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 है हमारा देश भारत, हमारा प्यारा भारत, सबसे सुंदर भारत के बारे में हम चर्चा करेंगे। चर्चा क्या करनी है इसके हम एमसीक्यू देखेंगे। तो आइए फटाफट देख लेते हैं, अब ज्यादा देर नहीं लगेगी, 10-15 मिनट लगेंगे बस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1, भारत का क्षेत्रफल कितना है? ए है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, बी है 31.8 लाख वर्ग किलोमीटर, सी है इसमें 32.7 लाख वर्ग किलोमीटर, डी है इसमें 32.6 लाख वर्ग किलोमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 32 लाख वर्ग किलोमीटर है भारत का पूरा की पूरा क्षेत्रफल। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहती हूँ, अगर आपने नहीं आपको नहीं ध्यान है, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। कौन से नंबर पर? 8287789818। ठीक है, इस पर आप क्या कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, और व्हाट्सएप कर आप इसकी पीडीएफ ले सकते हैं। पीडीएफ मतलब पूरी बुक की पीडीएफ की बात कर रही हूँ मैं, 6 क्लास की ज्योग्राफी एनसीईआरटी की पूरी बुक की पीडीएफ कितने रुपए में? मात्र 20 रुपए में। ठीक है, कितने रुपए में? मात्र 20 रुपए में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर है 2। क्वेश्चन नंबर है 2, लद्दाख से कन्याकुमारी तक उत्तर से दक्षिण का विस्तार लगभग कितने किलोमीटर है? ए है 3200 किलोमीटर, बी है 3100 किलोमीटर, सी है 32 मतलब 3220 किलोमीटर, और डी है 3400 किलोमीटर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए 3200 किलोमीटर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3, अरुणाचल प्रदेश से कच्छ पूर्व से पश्चिम का विस्तार कितने किलोमीटर है? ए है 2800 किलोमीटर, बी है 3200 किलोमीटर, सी है 2900 किलोमीटर, और डी है 2700 किलोमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी 2900 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ए है 5 राज्यों से गुजरती है, बी है 7 राज्यों से गुजरती है, सी है 8 राज्यों से गुजरती है, और डी है 9 राज्यों से गुजरती है। तो भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 7 राज्यों से। आइए इसको देखते हैं कि कौन कौन से राज्य हैं, ताकि आपको चीजें आसानी से याद हो जाएं और आप कभी ना भूलें। ठीक है, ये इसमें दे रखा है, और इसमें कर्क रेखा के बारे में दे रखा है। देखो, सबसे पहले तो हम विस्तार के बारे में देखेंगे कि भारत का ये जो विस्तार है उत्तर से दक्षिण तक, ठीक है, ये कितना है? 3200 किलोमीटर, और 2900 किलोमीटर कौन सा है? ये वाला। ठीक है, 2900 किलोमीटर ये वाला है। देखने में भारत ऐसा लगता है जैसे चौड़ा ज्यादा है लंबा कम है, लेकिन लंबा ही ज्यादा है। ये जो है ये 3200 है, और ये यहाँ से यहाँ तक क्या है? 2900 किलोमीटर है। अब हम बात कर रहे हैं किसकी? अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कर्क रेखा की। तो देखो, ये जो डॉट डॉट है ना, ये कर्क रेखा है। कर्क रेखा कौन कौन से राज्यों से होकर गुजर रही है? एक तो गुजरात, बहुत हल्का सा राजस्थान, ठीक है, राजस्थान भी है, बहुत हल्का सा राजस्थान, ठीक है, बहुत हल्का सा राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, क्योंकि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में से ही निकला है, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, और है फिर बांग्लादेश को छोड़ दीजिए, त्रिपुरा, ठीक है, त्रिपुरा से निकला है, और मिजोरम से। ठीक है, ये 7 राज्य हैं जिनसे भारत में कर्क रेखा निकली है। ठीक है, दोनों चीजें क्लियर हो गई। और एक और चीज मैं क्लियर कर दी हूँ, आगे ही आएगा आपके इन्हीं क्वेश्चनों में, कि आपके जो अंडमान निकोबार हैं वो भारत में कहाँ स्थित है? तो वो है बंगाल की खाड़ी में। और लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? अरब सागर में। ठीक है, और दमन और दीव कहाँ है? अरब सागर में। ये चीज भी आप ध्यान रखेंगे। देखो, सारी चीजों को ना मैप से याद रखने की ही कोशिश कीजिए। अगर आप मैप से याद नहीं रखेंगे ना, तो आपको चीजें याद नहीं होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा है, क्वेश्चन नंबर, देखो 2 क्वेश्चन हम देखेंगे, उसके बाद मैप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 5, भारत के पूर्व एवं पश्चिम देशांतर के बीच कितने डिग्री का अंतर है? मतलब भारत का जो विस्तार मैंने अभी दिखाया ना, ये वाला विस्तार, ठीक है, कौन सा? ऐसे वाला विस्तार जो गुजरात से और अरुणाचल प्रदेश तक है, उसकी बात कर रहे हैं कि पूर्व से, पूर्व में कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश,
पश्चिम में कौन सा है हमारा गुजरात। तो पूर्व से पश्चिम के बीच कितने देशांतर हैं, ठीक है, कितने देशांतर के बीच कितने डिग्री का अंतर है, मतलब ये वाला जो देशांतर है, ये वाला जो देशांतर है, कितने डिग्री का अंतर है, 28 डिग्री का, ठीक है, कितने डिग्री का, सॉरी 29 डिग्री का, कितने डिग्री का अंतर है, 29 डिग्री का अंतर है, ठीक है, भारत के पूर्व से पश्चिम तक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, भारत की कौन सी स्थानीय मानक समय रेखा है। भारत की जो घड़ी सेट है, ठीक है, पूरे भारत की जो घड़ी सेट है वो कौन से देशांतर है, वो है 82.5 डिग्री, ठीक है, 82.5 डिग्री। आंसर जो है वो दिमाग में ऐसे सेट है कि ऑप्शन पढ़ना पढ़ती नहीं हूँ मैं, ज्यादातर बार क्या कर देती हूँ, आपको आंसर ही बता देती हूँ, रोक नहीं पाती हूँ अपने आप को आंसर बताने से, क्योंकि मैं ऐसे ही सॉल्व करती हूँ, कभी भी कोई भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करती हूँ, क्वेश्चन पढ़ा आंसर, क्वेश्चन पढ़ा आंसर, क्वेश्चन पढ़ा आंसर। तो ये चारों चीजें, मैं चारों ऑप्शन नहीं पढ़ती हूँ जब भी मैं पेपर सॉल्व करती हूँ, क्योंकि जब मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ तो मुझे उसका आंसर पता होता है, तो मैं इसमें नहीं ढूंढती हूँ कि कौन सा है, नहीं, मेरी जो नजर है वो डायरेक्ट आंसर पर होती है। उसी तरह की तैयारी आपकी भी होनी चाहिए, क्योंकि अगर एग्जाम में आप सारे ऑप्शनों को पढ़ के फिर देखने लगोगे कि कौन सा आंसर होगा, फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। ये ज्योग्राफी है, इसमें तो क्वेश्चन पढ़ते ही आपके दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए कि आंसर कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 7, कितने देशों से भारत की स्थलीय सीमा मिलती है। ए है 7 देशों से मिलती है, बी है 8 देशों से मिलती है, सी है 2 देशों से मिलती है, डी है 5 देशों से मिलती है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, 7 देशों से मिलती है। और साथ ही इन्होंने पूछा है कि किन देशों से भारत की जलीय सीमा मिलती है। तो ए है श्रीलंका, म्यांमार और बांग्लादेश, बी है मालदीव और पाकिस्तान, सी है थाईलैंड और इंडोनेशिया, और डी है ये सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ये सभी हो जाएगा। ये सभी जो है, आप एक चीज ध्यान रखना, जलीय सीमा की बात हुई है, किस कौन सी सीमा की बात हुई है, जलीय सीमा की। आइए हम एक बार मैप में देख लेते हैं कि ये सारे जो जलीय सीमा है ये कैसे मिल रही है भारत से। देखो ये आ गया आपका भारत का मैप। चलो दूसरा निकालते हैं, इसमें चीजें कम क्लियर है। कोई और है भारत का मैप, वर्ल्ड मैप में देखें क्या, चलो वर्ल्ड मैप में देखते हैं। देखो, अच्छा इसमें तो फिर देश ही नहीं दिख रहे हैं, तो आपको कैसे बताऊं मैं। चलो ये वाला ले लेते हैं, इसमें सारी चीजें, देश भी है, सब कुछ है। तो देखो इसमें इन्होंने पूछा था कि भारत की जो सीमा है वो स्थल में किस किस के साथ मिल रही है। पाकिस्तान के साथ मिल रही है, दिख रही है आपको, अफगानिस्तान के साथ मिल रही है बहुत छोटी सी, ठीक है, बहुत सक्रिय थी, ठीक है, बांग्लादेश के साथ मिल रही है, सबको पता है, नेपाल के साथ मिल रही है, भूटान के साथ मिल रही है, चीन के साथ काफी लंबा एरिया है। देखो पहले ये सारा की सारा तिब्बत था, ठीक है, लेकिन तिब्बत पर किसने कब्जा कर लिया, चीन ने। तो अब ये सारा की सारा चीन माना जाता है कि ये सारा की सारा चीन है, ठीक है, और म्यांमार से मिली हुई है ना। और अगर हम जलीय सीमा की बात करें तो देखो ये यहाँ पर मिली हुई है श्रीलंका से, ठीक है, म्यांमार से भी मिली हुई है जलीय सीमा, पाकिस्तान से भी मिली हुई है, ठीक है, और यहाँ नीचे में अंडमान और निकोबार से क्या मिला हुआ है, इंडोनेशिया की मिली हुई है। देखो इस वाले मैप में देख पा रहे हैं आप, देखो ये भारत है और ये क्या है, ये इंडोनेशिया है, ये पूरा की पूरा। तो इससे भारत की जो जलीय सीमा है ये मिली हुई है, ठीक है, और भारत की जलीय सीमा किससे मिली हुई है, मालदीव से मिली हुई है ना, ये क्या है, मालदीव से, उससे भी मिली हुई है, ये पूरा की पूरा मालदीव है, उससे मिली हुई है। और अंडमान निकोबार की किससे मिली हुई है, इनसे मिली हुई है, ठीक है, अंडमान निकोबार की वजह से ही किससे मिली हुई है, थाईलैंड से भी मिली हुई है भारत की जलीय सीमा, ठीक है। तो आप समझ पा रहे हैं ना सारी चीजों को अच्छे से। देखो कोई भी चीज नहीं समझ में आया आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपके सारे डाउट क्लियर करना मेरा धर्म है, ठीक है, या मेरा कर्तव्य है कि मैं आपके जितने भी डाउट रहेंगे सारे के सारे को समाप्त करूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, नदियां अपने साथ कौन सी मिट्टी बहाकर लाती हैं। तो हमारी जो पहाड़ हैं वो केवल देखने में ऐसा नहीं है कि वो मिट्टी के पहाड़ बने हुए हैं, ठीक है, और मैदानी इलाकों को उनसे कोई लाभ नहीं है। मैदानी इलाके जैसे गंगा नदी का गंगा नदी जिन जिन पहाड़ों से होकर आ रही है उन सब पहाड़ों से कुछ कुछ मिट्टी लेके आ रही है, और उस मिट्टी को कहाँ छोड़ देती है, अपने किनारों पे छोड़ देती है, ठीक है, और ये प्रक्रिया हजारों साल से चलती आई है। तो अगर हम बात करें कि जो मैदानी इलाके हैं, कौन से मैदानी इलाके हैं, जो उत्तर प्रदेश है, जो बिहार है, जो झारखंड है, ये जो प्रदेश है, जो मैदानी इलाके हैं, इनमें उपजाऊ मिट्टी क्यों है, क्योंकि पहले से ही नदियां इन्हीं इलाकों में बहती हैं, कभी यहाँ बह रही हैं, कभी इधर बह रही हैं, कभी उधर बह रही हैं, ऐसे ही बहती आई हैं। तो वो क्या लेके आती रही, मिट्टी लेके आती रही पहाड़ों से, उपजाऊ मिट्टी, अच्छी मिट्टी लेके आती रही, और उसकी वजह से क्या हो गया, ये पूरा पूरा क्षेत्र उपजाऊ हो गया। तो जो भी नदियां हैं वो कौन सी मिट्टी लेके आती है, एकमात्र मिट्टी लेके आती है, जड़ोद मिट्टी, ठीक है। और ये जो काली मिट्टी है ये कहाँ मिलती है, जहां जहां ज्वालामुखी उद्गार हुए होंगे पहले वहां पर,
ठीक है। तो मैंने आपको बताया हमारा पूरा का पूरा दक्षिण भारत किससे बना हुआ है, ज्वालामुखी उद्गारों से ही बना हुआ है, बेसाल्ट का बना हुआ है। तो काली मिट्टी कहाँ पाई जाएगी, दक्षिण भारत में। ठीक है, और ये क्या है, एक तरह से आप मान सकते हैं जब ज्वालामुखी विस्फोट हुए होंगे, वो शांत हो गए होंगे, उनकी राख होगी, उनकी जो धूल होगी, वही सब क्या है, वही सब है काली मिट्टी। ठीक है, और काली मिट्टी जो होती है वो बहुत उर्वरक होती है, और इसमें कौन सी फसल उगाई जाती है, कपास की। ठीक है, जिसके हम और आप कपड़े पहनते हैं। क्वेश्चन नंबर है 10, इनमें से कौन सी नदियां अरब सागर में गिरती हैं। अरब सागर में कौन कौन सी गिरती हैं, ए है महानदी और दामोदर नदी, ये किस में गिरती हैं, ये गिरती हैं बंगाल की खाड़ी में। कृष्णा कावेरी बंगाल की खाड़ी में। नर्मदा तापी नदी ये किस में गिरती हैं, ये अरब सागर में गिरती हैं। और इन नदियों से संबंधित एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, ये जो नदी हैं ये कैसी हैं, ये पूर्व से पश्चिम की तरफ बह रही हैं। बाकी ये जो सारी नदियां हैं ये किधर बह रही हैं, ये बहती हैं पूर्व से पश्चिम की तरफ। ठीक है, चाहे हम कृष्णा की बात करें, चाहे हम कावेरी की बात करें, चाहे हम महानदी की बात करें, चाहे हम दामोदर नदी की बात करें। ठीक है, चाहे गंगा की बात करें, यमुना की बात करें, और चाहे हम बात करें गोदावरी की, ये सब कैसे बहती हैं, ये सब पूर्व से पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती हैं, और ये सभी किस में गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। जबकि इन दो नदियों का जिक्र किया गया है, न केवल ये दो नदियां, काफी सारी नदियां हैं जो पश्चिम से पूर्व की तरफ, पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती हैं। और ये जो दो नदियां हैं ये मेनली इनका जो भाग है वो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, मध्य प्रदेश के बाद गुजरात होते हुए अरब सागर में गिर जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, हिमानी कहाँ पाई जाती है। हिमानी होती है बर्फ की नदी को बोलते हैं हिमानी। हिम माने होता है बर्फ, हिमानी होती है बर्फ की नदी। बर्फ की नदी कैसी होती है भाई, बर्फ की नदी ऐसी होती है कि जो ग्लेशियर होते हैं, जो पूरे के पूरे पहाड़ बर्फ से ढके होते हैं। ठीक है, तो बर्फ बर्फ के ऊपर बर्फ गिर रही है, बर्फ के ऊपर बर्फ गिर रही है। तो कुछ इलाके ढाल वाले होते हैं। ठीक है, पर्वत कैसे होते हैं, ऐसे ढाल वाले पर्वत होते हैं। यहाँ पर बर्फ गिर रही है, बर्फ गिर रही है, तो फिर ये क्या होगा, खिसक खिसक के नीचे की तरफ आती रहेगी। बहुत धीरे धीरे आती है, ऐसे बहुत ही धीरे धीरे आपको ऐसे दिखाई देगी जैसे चींटी चल रही हो। मतलब चींटी जैसी चाल होती है ना, बहुत धीरे धीरे चलती है चींटी, उसी तरह से मैंने देखी है हिमानियों को नीचे खिसकते हुए। ठीक है, जम्मू कश्मीर में जब मैं घूमने गई थी तब मैंने देखा था। तो हिमानी है ना, वो धीरे धीरे जो बर्फ है वो धीरे धीरे खिसलती रहती है एक लाइन में। ठीक है, और बहुत लंबे दूरी तक ऐसी खिसलती रहती है, उसको बोलते हैं हिमानी। और जब वो पर्वत से नीचे उतरती है, मान लो ये पर्वत है, यहाँ का टेम्परेचर ठंडा है, जब ये पर्वत से पूरी तरह से उतर जाती है तो फिर टेम्परेचर नॉर्मल होता है ना नीचे। ठीक है, तो वैसे ही क्या होना लगता है, वो जो बर्फ है वो पिघलने लगती है और फिर वो नदी के रूप में बहने लगती है। ठीक है, तो हिमानी कहाँ पाई जाती है, पर्वतों पर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, हिमालय के बीच वाली श्रृंखला को क्या कहते हैं। देखो हिमालय जो है, हमारे भारत में जो हिमालय आ रहा है उसको हमने हिमालय को 3 श्रृंखलाओं में बांट रखा है। ठीक है, कौन कौन सी श्रृंखलाएं हैं, 3। देखो ये हिमालय है, और हिमालय को हमने कितने भागों में बांट रखा है, 3 भागों में बांट रखा है। ठीक है, पहला भाग कौन सा है, हिमाद्री। ठीक है, ये वाला कौन सा है, ये है बृहद हिमालय। कौन सा है ये, बृहद हिमालय। ठीक है, बृहद हिमालय या हिमाद्री। दूसरे वाले को बोलते हैं हिमाचल। ठीक है, दूसरी वाली श्रृंखला को क्या बोलती है, हिमाचल। ये क्या है, ये दूसरी वाली श्रृंखला जो है ये है हिमाचल। तीसरी वाली श्रृंखला को क्या बोलते हैं, शिवालिक। तीसरी वाली क्या बोलते हैं, शिवालिक। अगर हम बात करें अपने भारत में, तो जो जम्मू कश्मीर है, ठीक है, जो काराकोरम जैसी पहाड़ियां हैं वो है बृहद हिमालय में। ठीक है, हिमाद्री में, है ना, बृहद हिमालय या हिमाद्री एक ही बात है। और अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो वो दूसरी श्रृंखला में स्थित है, किसमें, हिमाचल वाली श्रृंखला में स्थित है। और अगर हम तीसरी श्रृंखला की बात करें तो वो है शिवालिक। शिवालिक में क्या है, शिवालिक में हरिद्वार और आपका ऋषिकेश, ये सब है। ठीक है, ये सब किसमें है, ये सब है शिवालिक में। और सबसे नीचे वाली श्रृंखला को क्या बोलेंगे, शिमालिक। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि सबसे दक्षिण वाली श्रृंखला को, जैसे कि मैंने अभी आपको 3 श्रृंखला बताई, 1 2 3 इस तरह से है। ठीक है, तो ये जो तीसरी वाली श्रृंखला, या ऐसे बोलते हैं कि हिमालय की सबसे दक्षिण श्रृंखला को क्या बोलते हैं, शिवालिक। हिमालय की सबसे उत्तरी यानी कि सबसे ऊपर वाली श्रृंखला को क्या बोलते हैं, बृहद हिमालय। बीच वाली श्रृंखला को क्या बोलते हैं, हिमाचल। ठीक है, देखो ये लिखा है हिमाचल, हिमाद्री, बृहद हिमालय, शिवालिक। बृहद हिमालय या शिवालिक, बृहद हिमालय या हिमाद्री एक ही बात होती है। तो इन्होंने बीच वाली श्रृंखला के बारे में पूछा है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, हिमाचल बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 13, विश्व प्रसिद्ध सुंदरबन डेल्टा का आकार कैसा है। कैसा है, ए है त्रिभुजाकार है, बी है चतुर्थाकार है, सी है वृत्ताकार है, डी है इनमें से कोई नहीं। तो कैसा आकार है इसका, त्रिभुजाकार है, इस तरह से, क्योंकि डेल्टा ऐसे ही होता है। ठीक है, नदियां आती हैं और फिर ये आराम आराम से ऐसे ऐसे बहने लगती हैं,
तो क्या बनाती है, डेल्टा। तो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, सुंदरबन का डेल्टा। कहाँ है, भारत और बांग्लादेश दोनों में है, ठीक है। भारत के पश्चिम बंगाल में आएगा और बांग्लादेश पूरा ही है। तो सुंदरबन का डेल्टा वहां पाया जाता है। और सुंदरबन का नाम कैसे पड़ा, वो जो डेल्टा है उसका नाम सुंदरबन कैसे पड़ा, क्योंकि वहां पर सुंदरी नाम का एक वृक्ष पाया जाता है, इसलिए उसको सुंदरबन का डेल्टा बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, फसलों की उपज के अनुसार भारत का कौन सा भाग सबसे अधिक उपजाऊ है। ए है उत्तर का मैदान, बी है दक्कन का पठार। दक्कन का पठार यानी कि दक्षिण भारत, महाराष्ट्र से शुरू होता है ये आपका दक्कन का पठार, ठीक है। दक्षिण, दक्कन या दक्षिण एक ही बात है, ठीक है। दक्कन या दक्षिण एक ही बात है, स्थानीय भाषा में दक्कन बोलते हैं कई जगह। दक्कन का पठार या दक्षिण का पठार एक ही बात है। महाराष्ट्र, आपका कर्नाटक, नेपाल, तमिलनाडु, केरल, ठीक है, इन सब में क्या है, दक्षिण का पठार आता है। तो सबसे अधिक उपजाऊ कौन सा है, सबसे अधिक उपजाऊ है पहला उत्तर का मैदान। उत्तर का मैदान कौन सा है, जहां गंगा और यमुना और उनकी सहायक नदी बह रही है। तो कौन कौन सी जगह बह रही है, पंजाब में बह रही है, हरियाणा में बह रही है, उत्तर प्रदेश में बह रही है, और मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में बह रही है, ठीक है। यमुना की कुछ सहायक नदी मध्य प्रदेश से भी है, चंबल वगैरह, ठीक है। और कुछ राजस्थान से भी आ रही है, दो चार नदियां जो किसमें मिल जाती हैं, यमुना नदी में। और ये सारी यहाँ तक आती हैं उत्तर प्रदेश, उसके बाद बिहार, और उसके बाद पश्चिम बंगाल होती हुई बांग्लादेश में सागर में मिल जाती है, ठीक है। तो ये जो क्षेत्र है गंगा और यमुना का जो दोआब है, ये जितने भी मैंने राज्य बताए इन सब की मिट्टी कैसी है, बहुत ही ज्यादा उपजाऊ है, ठीक है। बहुत सारा अनाज यहाँ पर उगता है पृथ्वी पर। क्वेश्चन नंबर है 15, दक्कन के पठार का विस्तार भारत के किस क्षेत्र में पाया जाता है। ए है पूर्वी भारत में पाया जाता है, बी है पश्चिमी भारत में पाया जाता है, सी है उत्तरी भारत में पाया जाता है, डी है दक्षिण भारत में पाया जाता है। अगर हम दक्षिण के पठार की बात करें या दक्कन के पठार की बात करें तो दक्षिण भारत। दक्षिण भारत कहाँ से, मध्य प्रदेश से। नीचे नीचे के जितने भी राज्य हैं वो सारे की किस में आएंगे, दक्षिण भारत में आएंगे। मध्य प्रदेश से नीचे नीचे वाले सारे प्रदेश किसमें आते हैं, दक्षिण भारत में। चाहे फिर वो महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, तमिल है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, केरल है, कोई भी है, ठीक है। ये सब किसका भाग है, दक्षिण भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, अरब सागर में पाए जाने वाले प्रवाल क्या है। जो प्रवाल भित्तियां होती हैं वो क्या है, ए है समुद्री जीव जंतु है, बी है मछलियां हैं, सी है द्वीप है, डी है इनमें से कोई नहीं। तो वो क्या है, वो एक तरह से समुद्री जंतु है। और ये जो प्रवाल है इनसे ही क्या निर्मित हुआ है, लक्षद्वीप, ठीक है। लक्षद्वीप और उसके आसपास के क्षेत्र में ये जो प्रवाल हैं उनके अवशेष पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, इनमें से कौन सा भारत का भाग नहीं है। ए है लक्षद्वीप नहीं है, बी है मालदीव नहीं है, सी है दमन द्वीप नहीं है, डी है इनमें से कोई नहीं है। तो मालदीव हमारे भारत का भाग नहीं है, लक्षद्वीप हमारे भारत का भाग है। और अगर आपको कभी घूमने जाना हो तो मालदीव नहीं जाना है, कहाँ जाना है, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप बहुत ज्यादा सुंदर है। देखो, हमेशा हमें अपने भारत की चीजों को प्रमोट करना चाहिए, भारत के व्यापारियों को फायदा पहुंचाना चाहिए, भारत से निर्मित चीजों को खरीदना चाहिए। क्योंकि अगर भारत के ही व्यापारी रहेंगे, मैं बार बार इसी चीज को बताती हूँ कि अगर भारत के व्यापारियों के पास पैसा ज्यादा हो जाएगा तो फ्यूचर में हम इन पर ज्यादा टैक्स लगाकर भी इनसे पैसे वसूल सकते हैं, ठीक है। जनता इन पर आक्रमण करके भी पैसे वसूल सकती है, मतलब वो अपने देश में ही है ना पैसा। अगर बाहर की कंपनियां हमारे देश से पैसा ले जाएंगी, बाहर आप टूरिज्म के लिए जा रहे हो, किसी भी चीज के लिए बाहर जा रहे हो, तो अपने देश से पैसा चला गया, आप वापस नहीं ला सकते हो उसको, ठीक है। लेकिन अगर हमारे ही देश में है तो क्या फर्क पड़ता है कि वो पैसा दिल्ली में है, मध्य प्रदेश में है, या कर्नाटक में है, या केरल में। जब भी जरूरत पड़ेगी वो आपके पास आ सकता है, आपके ही देश में हो तो। लेकिन अगर आपने देश से बाहर भेज दिया तो नहीं आएगा। जैसे अंबानी की और अडानी की बहुत ज्यादा निंदा होती है पूरे देश में। मैं कहती हूँ इनका विरोध करने से अच्छा है इनका सहयोग दो, ठीक है। जो जो ब्रांड हमारे देश की हैं उन सबका सहयोग करो और उन सबकी ही चीजें खरीदो। हमें क्या फायदा होगा, हमें ये फायदा होगा, देखो अभी कोई भी प्रॉब्लम आ जाए हमारे देश पे, ठीक है, बाहर से कोई आक्रमण करने लगे, कहीं भी कुछ भी दिक्कत हो, हम इनसे पैसे मांग सकते हैं, हमारी सरकार इनसे बोल सकती है। महाकुंभ में अंबानी ने भंडारा किया था, ठीक है, कोई विदेशी ने करा क्या, विदेशी कंपनियों के इतने सारे प्रोडक्ट खरीदते हो, आज तक कोई भी महाकुंभ में भंडारा करने के लिए आई, ठीक है, कि सस्ते में ही चलो भंडारा कर देते हैं। तुम्हारे किसी मंदिर के लिए किसी विदेशी कंपनी ने दान दिया क्या, ये इन लोगों ने दिया, करोड़ों रुपए दान दिए इन लोगों ने, ठीक है, उससे हमारा राम मंदिर बना। कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आती है, ये जो पैसे वाले लोग होते हैं ये देश की मदद करते हैं, काम आते हैं। आजादी की लड़ाई केवल किसानों ने नहीं लड़ी थी, केवल उन लोगों ने नहीं लड़ी थी जो स्वतंत्रता सेनानी थे। बैकग्राउंड में पैसे कहाँ से आ रहे थे, चाहे वो गांधी हो या और आंदोलनकारी हो, उनके पास पैसे कहाँ से आ रहे थे आंदोलन के, क्योंकि भाई आंदोलन में जितने भी लोग आ रहे हैं वो पानी भी पियेंगे, वो खाना भी खाएंगे, 3-3 4-4 दिन तक वो आपके साथ आंदोलन कर रहे हैं, भूखे प्यासे थोड़ी ना मरेंगे।
अब एक बारात का खाना खिलाना कितना मुश्किल हो जाता है एक बेटी वाले को, ठीक है। 4-5 दिन तक कोई आदमी उनकी खाने की व्यवस्था कहाँ से करेगा? कहाँ से बंदूक, गोली, धमाके, बम वगैरह कहाँ से व्यवस्था हुई? ये सब हमारे देश के जो व्यापारी थे ना वो मदद कर रहे थे। जमनालाल बजाज मदद कर रहे थे, ठीक है। कई सारे व्यापारी थे। कुछ व्यापारी जो अपने ही देश के थे और विदेश में रहकर अपनी नौकरी कर रहे थे, तो उन लोगों ने वहां से पैसा भिजवाया। एक लाला हरदयाल नाम से थे, उन्होंने विदेश से पैसा कहाँ भिजवाया? देश में कि तुम आजादी की लड़ाई लड़ो और भारत को आजाद करो। तो मेरी कहने का मतलब ये है, अपने देश वालों का फायदा कराओ। कभी भी हमें जरूरत पड़ेगी, बाहर से पैसा नहीं आएगा, अपने ही देश से ही पैसा आएगा। हमारी जो काम आएगा ना, इन लोगों का ही पैसा आएगा। इन लोगों का विरोध करने से अच्छा है कि आप इन लोगों से नौकरियां मांगो। विरोध करने से अच्छा है कि आप इन बड़े लोगों से, बड़े व्यापारियों से सुविधाएं मांगो कि भाई, जैसे कोई फोन की कंपनी है या कोई बिस्किट की कंपनी है, उनसे कहो कि अच्छा प्रोडक्ट बना के दो, मिलावट मत करके दो हमें, ठीक है। इनसे अपनी मांगों को मांगो, लेकिन इनका विरोध बिल्कुल मत करो। इनका विरोध करने का मतलब है कि आप अपना विरोध कर रहे हो, आप भारत का विरोध कर रहे हो। ये मत बोलो कि अडानी गलत है, अंबानी गलत है, या कोई भी। ये तो दो नाम बहुत ज्यादा चलते हैं रीलों में, इसलिए मुझे याद है। जितने भी व्यापारी हैं अपने देश के, किसी की भी बुराई मत करो। उनके जो भी प्रोडक्ट हैं उनको खरीदो, ताकि हमारा देश मजबूत रहे। और देश में पैसा रहेगा तो कभी भी ले लेंगे इनसे, तो है ना। देखो, महाराणा प्रताप ने भी लड़ाई करी थी, लास्ट में सब धन खत्म हो गया था। किसका धन काम आया था? उनके ही जो वो थे, सेनापति थे, उन्होंने धन दिया था कि भाई हमारी 2-3 साल की जो 2-3 पीढ़ियों की जो कमाई है वो आप लो और कैसे भी करके देश को बचाओ। बोला था ना भामाशाह ने। तो जब देश में पैसा होगा देश के लोगों के पास, तो उनसे टैक्स के रूप में या किसी भी रूप में लिया जा सकता है, या दान के रूप में। और देश के लोगों के पास पैसा ही नहीं होगा तो कहाँ से आप लोगे? तो अपने देश को अमीर बनाओ, ना कि दूसरों को, ठीक है। बाहर वाले होते हैं, वो अपना मतलब देखते हैं, वो तुम्हारे कभी काम नहीं आएंगे। अपने देश के लोग ही काम आएंगे, ये बात ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर है 18, भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है? हाल फिलहाल में कितने हैं? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? ए है शिवालिक कहा जाता है, बी है हिमाद्री कहा जाता है, सी है हिमाचल, और डी है इनमें से कोई नहीं। ये मैंने बहुत ज्यादा समझा दिया है, अब नहीं मैं समझाऊंगी। कमेंट बॉक्स में आंसर देना क्वेश्चन नंबर 19 का। क्वेश्चन नंबर है 20, और जिसका भी क्वेश्चन का आंसर सही रहेगा उसकी कमेंट को मैं पिन कर दूंगी, ठीक है। उसकी कमेंट को सब लोग देखेंगे और मैं खुद लाइक करूंगी और खुद कमेंट करूंगी, जो भी बताएगा क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर है 20, शहद्री का अन्य किस नाम से जाना जाता है? शहद्री को किस नाम से जाना जाता है? ए है अरावली, बी है पश्चिमी घाट, सी है हिमाद्री, डी है इनमें से कोई नहीं। किस नाम से जाना जाता है पश्चिमी घाट को? शहद्री या शहद्री के नाम से जाना जाता है, या पश्चिमी घाट? एक मिनट में बताती हूँ आपको किसको बोलते हैं शहद्री। देखो, ये है पूर्वी घाट। पूर्वी घाट को पूर्वी घाट की पहाड़ियां ही बोला जाता है, पूर्वी घाट ही बोला जाता है। ये यहाँ से एक पर्वत श्रृंखला है जो यहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ तक है? नीचे तक है, केरल तक। इसको क्या बोला जाता है? इसको हम शहाद्री भी बोलते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं? इसको पश्चिमी घाट भी बोलते हैं। दो नाम है इसके, पश्चिमी घाट और शहाद्री, ठीक है। इसका एक ही नाम है, पूर्वी घाट, ठीक है। और अरावली की अगर बात करें तो ये है, और दुनिया की सबसे पुरानी पहाड़ियों में से एक है ये, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21, पाक जल संधि किन देशों के बीच है? ए है श्रीलंका और मालदीव, बी है भारत और श्रीलंका, सी है भारत और मालदीव, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा बी, भारत और श्रीलंका। भारत के नीचे जो थोड़ा सा ऐसे जुड़ा हुआ है ना, एक बैलून टाइप में, या जैसे भी आप समझना चाहें वैसे, ऐसे जो जुड़ा हुआ है श्रीलंका, तो ये जो यहाँ पर जो संधि है उसको क्या बोलते हैं हम? पाक जल संधि, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप समूह कौन से है? अरब सागर में, अरब सागर की बात हुई है, ठीक है, बंगाल की खाड़ी की बात नहीं हुई है। अरब सागर में ए है अंडमान और निकोबार, ये कहाँ है? ये है आपके बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। बी है लक्षद्वीप समूह, तो इसका सही आंसर यही है। मालदीव अपना नहीं है, ठीक है, वो विदेश है हमारे लिए। और डी है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर है 23, भारत की सबसे पुरानी श्रृंखला कौन सी है? ए है अरावली, बी है पश्चिमी घाट, सी है हिमालय, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा अरावली। अरावली कहाँ से स्टार्ट होता है? अरावली स्टार्ट होता है गुजरात से, ठीक है। गुजरात में बहुत कम है, बहुत कम, ना के बराबर। गुजरात, राजस्थान, ज्यादातर राजस्थान में ही है, ठीक है। और गुजरात, राजस्थान, और आपका हरियाणा, हरियाणा होते हुए दिल्ली, ठीक है, दिल्ली में है बहुत। दिल्ली में और गुजरात में बहुत कम है। सबसे ज्यादा कहाँ है? राजस्थान में, ठीक है, और दूसरे नंबर पर हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 22। थोड़े से टिपिकल क्वेश्चन है ये,
और देखो सीटेट वगैरह में इस तरह के क्वेश्चन आना अब आम बात हो गई है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नहीं आते हैं, बहुत बड़ी मात्रा में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आपको आदत भी होनी चाहिए। तो 2-3 क्वेश्चन हम इस तरह के भी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर है 24, कथन है ए, भारत को एक उपमहाद्वीप कहा जाता है, ठीक। कारण है आर, भारत एक विशाल देश है जिसकी भौगोलिक विविधता अत्यधिक है। भौगोलिक विविधता का क्या मतलब है कि भौगोलिक तौर पे अलग अलग है। जैसे कुछ देश होते हैं बिल्कुल प्लेन, ठीक है, वहां पहाड़ नहीं है। कुछ देश है ऐसे पहाड़ी, जैसे भूटान है, जैसे नेपाल है, पूरे के पूरे पहाड़ी इलाके हैं, ठीक है। कुछ होते हैं मैदानी, कुछ होते हैं पठारी, ठीक है। जहाँ पठारी पठार पाए जाएंगे, यानी कि पहले वहां ज्वालामुखी उद्गार हो चुके हैं, तो पूरा का पूरा इलाका कैसा है, पठारी। लेकिन अपना देश कैसा है, सब पाया जाता है उसमें, पहाड़ भी, पर्वत भी, नदियां भी, सब कुछ, ठीक है। सब कुछ अपना है भारत का, है ना। दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है हम किसी भी चीज के लिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, कथन है ए, भारत की प्रमुख भूमि का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी है। बिल्कुल सही है, कन्याकुमारी कहाँ है, तमिलनाडु में, है ना। कारण है आर, कन्याकुमारी भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, नहीं। भारत एट प्रेजेंट हम बात करें, वैसे K2 है, K2 अभी भारत में नहीं है। अभी भारत का और पाकिस्तान का K2 के ऊपर विवाद चल रहा है, ठीक है। अगर हम अभी एग्जैक्ट भारत में की बात करें तो कौन सा है, कंचनजुंगा, और वो कहाँ है, वो आपका सिक्किम में है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ए सही है और आर गलत है, बी वाला हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, और इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, उसके बाद आगे आपकी उत्तर माला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 26, कथन है ए, भारत में विविध जलवायु, भारत भाषा और परंपराएं पाई जाती हैं। बिल्कुल सही है, बहुत सारी अलग अलग टाइप की जलवायु है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश और इन सब में अगर हम देखें तो ठंडी जलवायु है, ठीक है। उत्तर भारत में देखें, मतलब उत्तर प्रदेश वगैरह में देखें, बिहार वगैरह में शीतोष्ण कटिबंध वाली है, आराम से आप सर्वाइव कर सकते हो, रह सकते हो। और अगर आप दक्षिण भारत में बात करें, यानी कि मध्य प्रदेश से नीचे वाले भारत में बात करें, तो उष्ण कटिबंधीय है। तो विभिन्न प्रकार की कैसी है जलवायु, भाषा बहुत सारी प्रकार की है, परंपरा बहुत सारी प्रकार की है, इसमें कोई संदेह नहीं है, आपको पता है। कारण है भारत का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है और भौगोलिक विविधताओं से भरपूर है। बिल्कुल सही बात है, भारत को भगवान ने कुछ अलग ही बनाया है, ठीक है। जैसे पूरी दुनिया बनाई है ना, वैसे नहीं बनाया है, कुछ अलग छांट के बनाया है। सब कुछ डिफरेंट है, फिर भी एक साथ रह रहे हैं भारत के सभी लोग, ठीक है। तो यहाँ पर ये पूरी की पूरी मैराथन हो गई समाप्त। अगली जो मैराथन रहेगी वो रहेगी आपकी पॉलिटिकल साइंस की, ठीक है, 6 क्लास की, और वो तो एक एक बुक में हो जाएगी पक्का, ठीक है। इस बार आप मेरी बात पे यकीन करना, मैं हर बार बोलती हूँ एक बुक एक मैं कर दूंगी, लेकिन 2 हो जाते हैं, थोड़े लेंदी थी दोनों बुक। लेकिन ये जो 6 क्लास की पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी है, ये एक में हो जाएगी, ये निश्चित है, ठीक है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बहुत कम कम क्वेश्चन है, 10-10-12 क्वेश्चन है एक एक चैप्टर में, लगभग 70-80 क्वेश्चन बैठेंगे, सारे की सारी मिला के 8-10 चैप्टर है उसमें। तो 70-80 क्वेश्चन रहेंगे आपके सारी की सारी, और एक वीडियो में आराम से समाप्त किए जा सकते हैं इतने सारे क्वेश्चन। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मैंने आपको नंबर बता ही रखा है, एक बार फिर आपको बता देती हूँ कि अगर आपको किसी भी बुक का, ठीक है, 6 से 10 तक की किसी भी बुक का पीडीएफ चाहिए, 8287789818, ठीक है। और पर बुक कितने रुपीज, 20 रुपीज ओनली, ठीक है। ये क्या है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, पीडीएफ आप ले सकते हैं, ठीक है। और आपको कौन कौन सी क्लास की मैराथन चाहिए वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपके कोई भी फ्रेंड किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी फ्रेंडों के साथ मेरी इस वीडियो को शेयर कर देना। वीडियो एकदम फ्री है, तो सबको शेयर करो, सबको लाभ होना चाहिए। और जिसको पीडीएफ चाहिए वो मुझे इसी नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।